गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज जो विषय है हम लोगों का, ये बड़ा अद्भुत विषय है। इस विषय को मेरे से कुछ छात्रों ने कई लंबे समय अंतराल से पूछा था, और संयोग की बात है कि एक उत्कृष्ट प्रोफेसर ने मेरे को ये बात कही कि जो शिक्षण पद्धति होती है सामान्यतया विद्यालयों में, उन शिक्षण पद्धतियों में और हमारे प्रतिदिन कक्षाओं के अनुरूपण में बड़ा व्यापक अंतर होता है। हम लोग प्रतिदिन ऐसे कई सारे लोगों को देखते हैं, सुनते हैं, जो लोग जो है अच्छा चित्रण करते हैं कक्षाओं का, परंतु कई बार ऐसा होता है कि कोई भी योग्य अध्यापक बनने की श्रेणी में नहीं आ पाता। योग अध्यापक से योग्य अध्यापक बनने का जो पूरा ट्रांजिशन है, आज मैं उसी विषय पे चर्चा करने वाला हूं। तो जैसा आपको पता है, सामान्यतया मैं स्लाइड्स का सहारा लेता हूं, जिससे आप लोग के लिए चीजें आसान हो जाएं। जब ये आप स्लाइड देखते हैं तो आप बहुत प्रोसेस्ड हो जाते हैं अपने उद्देश्यों के प्रति, कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। जब आप इस तरीके की कक्षा प्लान कर रहे होते हैं कि आप किसी, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं किसी भी देश में, किसी भी प्रदेश में, तो किस सीरी बोलने लगा किसी भी देश में, किसी भी प्रदेश में आप जा रहे हैं और आप वहां पे कक्षा प्लान नहीं कर पा रहे हैं अच्छे तरीके से, तो आप यकीन मानिए आप अच्छे ट्रेनर नहीं हैं। ज्ञान आपके पास चाहे जितना भी हो, परंतु यदि आपने प्रॉपर तरीके से उसे पढ़ाया नहीं, सिखाया नहीं, तो आपके ट्रेनर बनने की योग्यता पूर्णतया समाप्त हो जाती है। और ये समापन ही आपको योग्य अध्यापक बनने की तरफ सबसे पहला ब्रेकर बनता है। आइए एक स्लाइड में शेयर करता हूं एज यूजुअल, जैसा कि आप मुझे जानते हैं, जो लोग मेरी कक्षाओं को लेते रहे हैं। मैं आपके समक्ष शिवम बात कर रहा हूं, और आज का जो विषय है वो है योगा क्लास प्लानिंग, है ना। प्रतिदिन जो है क्लास और प्लानिंग दो अलग अलग शब्द हैं, और इन्हीं दोनों शब्दों से मिलके पूरी की पूरी जो कक्षा है वो अपने विरूपण को, अपने चित्रण का प्रदर्शन करती है। कक्षा जो है, आज की जो कक्षा है वो कुछ विशेष विषयों से होके गुजरेगी, जिसमें से जो प्रथम विषय है वो है व्हाट इज योगा क्लास। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि योग की कक्षा होती क्या है। दूसरे विषय में हम ये जानेंगे कि आप अपने कक्षा को अपने क्लाइंट्स के अनुरूप किस प्रकार से डिजाइन करें, क्योंकि जब तक आप अपनी कक्षा को अपने क्लाइंट के अनुरूप नहीं डिजाइन करेंगे, तब तक आप अच्छे योग्य अध्यापक नहीं बन सकते हैं। याद रखिए, आज की जो यात्रा है वो योग अध्यापक से योग्य अध्यापक बनने की है, और आज हम लोग इन्हीं विषयों पे अपना पूरा का पूरा मूल्यांकन करने वाले हैं। तीसरा जो विषय होगा वो होगा आसनों के समयांतराल पे। कई बार ऐसा होता है, मैंने कई अध्यापकों को देखा है कि समयांतराल का कोई निर्धारण नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि आप यदि किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो निमोस्लाइड के साथ में पैरासीटामोल यदि दे रहा है, या एमॉक्सिसिलिन के साथ में पैरासीटामोल दे रहा है, तो वो बिल्कुल 100% श्योर है कि वो आपको पैरासीटामोल कितने एमजी में देगा और एमॉक्सिसिलिन यानी कि जो एंटीबायोटिक है वो कितने एमजी में देगा। वो 100 एमजी में देगा, 500 में देगा, या 650 तक देगा, वो श्योर है। परंतु योग अध्यापक जो है वो किसी भी विषय को लेके इतने आश्वस्त नहीं है। उन्हें ये नहीं पता है कि मुझे यदि ताड़ासन कराना है तो उसका प्रकरण क्या होगा, और ऐसे ताड़ासन के अनुप्रयोगों को हम किस प्रकार से स्थापित कर पाएंगे। फिर बात आएगी प्राणायामा की, है ना, कि प्राणायामा जो है, या प्राणायाम, देखिए योगा और योग पे बड़ा जो है वो लोग डिस्कशन करते हैं। मेरे लिए ये डिस्कशन का मुद्दा नहीं है योगा और योग पे निर्णय, कि आप कैसे उसको योगा बोल रहे हैं, आप कैसे उसको योग, आप प्राणायामा बोल रहे हैं। तो ये विषय बड़ा गंभीर विषय नहीं है।
है ना। तो कुल मिला के हम लोग प्राणायाम पे भी चर्चा करेंगे कि एक अध्यापक को प्राणायामों की श्रृंखला कैसे सजोना है, किस प्रकार से प्राणायामों को स्थापित करना है अपनी कक्षा में। इसके बाद का जो टॉपिक है वो होगा आसना सिलेक्शन। कैसे आप आसनों को सेलेक्ट करेंगे, किन किन आसनों का निर्धारण। एग्जाम्पल के तौर पे मानिए आप एक ग्रुप कक्षा ले रहे हैं, आप बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। आप किसी योग के सेंटर में ग्रुप कक्षा ले रहे हैं और ग्रुप कक्षा को लेने के दौरान आपने एक ही आसन कराया, ताड़ासन, परंतु उस ग्रुप कक्षा में जो वर्ग है वो अलग अलग है। एक लड़की है जो 18 साल की है और एक उसमें बूढ़ी महिला भी है जो जिनकी उम्र 50 या 55 साल है। एक महिला है जो 30-35 साल की है, तो उसमें एक वयस्क पुरुष भी है। अब एक ही आसन तीनों व्यक्तियों के लिए आपने करा दिया, क्योंकि आप सबको अलग अलग नहीं करा सकते एक ग्रुप कक्षा में। तो आप इस आसन को जस्टिफाई कैसे करेंगे यदि आपसे, देखिए हालांकि आपसे कोई पूछने वाला नहीं है, इसी का लाभ और इसी का नुकसान है आपके जीवन में। आपको छोटे करियर में आपको लगेगा कि आपके लिए बड़ा लाभ का विषय है, परंतु वास्तविकता इससे बड़ा डिफर है। ये बहुत नुकसान का विषय है। यदि आपके ऊपर कोई कंट्रोल पैनल नहीं रहा तो आप बिगड़ते चलते चले जाएंगे और फिर समझाना खुद को बड़ा मुश्किल हो जाएगा कालांतर में, जब आप कहीं अच्छे स्थान पे जाएंगे। तो अच्छे स्थान का मतलब अपने जीवन में भी जब आप बड़े होते चलते चले जाएंगे, क्योंकि देखिए आप एक लेगेसी स्थापित कर रहे हैं। हम लोग जो ये लेक्चर करते हैं ना, इसके पीछे कारण सिर्फ ये है कि हम लोग एक लेगेसी स्थापित कर रहे हैं। तमाम जिन जिन क्षेत्रों ने अपने लेगेसी को छोड़ा है वो क्षेत्र बर्बाद होते चलते चले गए हैं, और जिसमें बहुत सारे क्षेत्रों को मैं जानता हूँ जिनकी बर्बादी का कारण वो खुद ही अपनी इबारत लिखते हैं। बहरहाल योगा के साथ हम लोग ये नहीं होने दें। उसके बाद वार्म अप सिलेक्शन भी बड़ा मुद्दा है। लोग वार्म अप अच्छे तरीके से जानते ही नहीं है कि वार्म अप शब्द होता क्या है और किस प्रकार इस वार्म अप का निर्धारण किसी भी योग कक्षा में किया जाना चाहिए। इसके बाद टीचिंग मेथोडोलॉजी, ये शब्द ही आपने नहीं सुना होगा यदि आपने बीएड ना किया हो। तो जो लोग बीएड किए हुए होते हैं उन्हें ये शब्द पता होता है, व्हाट इज टीचिंग मेथोडोलॉजी, किस प्रकार से अध्यापन किया जाता है। फिर ऐसे ही अगला शब्द भी है कि अध्यापन में एक बहुत मूलभूत शब्द होता है जिसको पेडागोजी बोला जाता है। पेडागोजी अगेन एक ऐसा शब्द है जो हर एक अध्यापक को, चाहे वो योग का हो या ना हो, चाहे वो गणित का हो, चाहे वो विज्ञान का हो, चाहे वो नृत्य का हो, चाहे वो संगीत का हो, लेकिन उसे पेडागोजी जरूर समझनी चाहिए कि क्या होती है पेडागोजी। ठीक है। फिर टाइमिंग्स का बड़ा अनुरूपण होता है। जैसे मान लीजिए मैंने कई अध्यापकों को देखा है योग में, जब वो कक्षा कराना शुरू करते हैं तो उनकी काउंटिंग उनके अनुरूप चलती है। उनकी काउंटिंग उनके अनुरूप चलने का मतलब ये है कि वो अपने हिसाब से कार्य करते हैं। यदि उन्हें एक आसन 10 सेकंड काउंट करना है तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता है, वो 10 सेकंड 1 2 3 4 5 ऐसे करके काउंट करके समाप्त कर देंगे। या कुछ ऐसे भी होते हैं जो उसी 10 को लगभग 1 मिनट में कंप्लीट करेंगे। एक, फिर रुक गए, फिर लंबा समय लिया, फिर दो, ऐसे। तो ये निर्धारण कौन कर रहा है, आखिर आपके अंदर ये क्षमता आ क्या रही है और आपकी जस्टिफिबिलिटी क्या है, आप इस बात को जस्टिफाई कैसे कीजिएगा। तो ये दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा होने वाला है। फिर आसना के अलग भी बहुत सारी दुनिया है योग में। आपको वो देखना होगा कि आसनों के इतर कौन सी ऐसी दुनिया है जिस दुनिया से आप आते हैं। और जब आप इस दुनिया को जान जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि आखिर किस प्रकार से आपका विरूपण, आपका चित्रण, आपका निर्धारण होना है। इसी बीच में मुद्रा बंद भी आएगा। एक कक्षा में मुद्रा और बंद का अपना ही स्थान है। यदि आप मुद्रा बंद को नहीं जानेंगे, नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे तो भी आप कहीं ना कहीं स्थानाविपन्न नहीं हो पाएंगे। ठीक है। मुद्रा बंद के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए, है ना। जिसमें से प्रॉप्स जो होता है, प्रॉप्स का मतलब होता है जो, जैसे अयंगर योगा में योगा ब्रिक्स यूज किया जाता है, योगा बॉल यूज की जाती है, स्ट्रैप यूज किया जाता है ना, एरियल योगा यूज किया जाता है। तो इन इन तमाम प्रॉप्स का क्या उपयोग है, किस प्रकार आप सहयोगी प्रॉप्स, यदि आपके पास प्रॉप्स नहीं है यानी कि सपोर्टिव इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, वो अंगक जिसके आधार पे आप किसी कक्षा को, किसी आसन को
आसान बना देते हैं, उसे हम लोग योग में प्रॉप्स कहते हैं। तो यदि ऐसे प्रॉप्स आपके पास नहीं है तो भी आप एक कक्षा को बहुत रोचक बना सकते हैं। मोनोटोनस कक्षा लेना बड़ा आसान कार्य है। मोनोटोनस यानी बहुत बोरिंग क्लास लेना इज सो इजी। बोरिंग क्लास यानी कि एक क्लास को यदि आप रोचक नहीं बना पाएंगे तो यकीन मानिए कोई भी क्लाइंट आपसे 5 साल 8 साल 10 साल योगा कर ही नहीं सकता सेम टेंडेंसी पे। फिर वो क्या करेगा, अध्यापकों को बदलना शुरू करता है। और अध्यापकों का बदलना यानी कि आपके ऊपर लगने वाला प्रश्न चिन्ह। डॉक्टर्स जैसे, देखिए आप एक बात अपने जहन में ये बैठा लीजिए, सबसे पहली बात कि आपकी यात्रा बतौर ट्रेनर जरूर शुरू होती है, लेकिन आपके पास गुरु बनने तक की क्षमता है। मेडिकल साइंसेस में ये बात नहीं है। मेडिकल साइंसेस का क्या है, मेडिकल साइंस में किसी भी डॉक्टर का जो विरूपण होता है, जो शुरुआत होती है, वो बतौर डॉक्टर ही होती है। यानी कि वो एमबीबीएस करने के साथ ही डॉक्टर बनता है। डॉक्टर वो आप ये नहीं जान पाएंगे कि कितने वर्ष का अनुभव है इसके पास में, यदि वो ये आपको ना बताए या उसकी उम्र से आप अंदाजा ना लगाएं, तो वो डॉक्टर ही शुरुआत करता है। और जिस दिन रिटायर होता है उस दिन भी डॉक्टर बन के ही रिटायर होता है। तो वो सिर्फ सीनियर और जूनियर के दो आंकड़े को छू पाता है एक फेमस डॉक्टर। जैसे डॉक्टर तिरहन को आप देख लीजिए, बहुत सीनियर डॉक्टर है, लेकिन सीनियरिटी के आधार पे ही उनको अपने अपने पूरे के पूरे करियर को त्याग करना होगा। योग में ऐसा नहीं है। योग में जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं उस दिन आप छात्र रहते हैं और बतौर ट्रेनर आप शिक्षण देना शुरू करते हैं। लेकिन जिस दिन आप रिटायर करेंगे, यदि उस दिन आपके अंदर वो गुरुता वाली भावना नहीं आई और आपने अपने आत्मा को प्रबल नहीं बना लिया, तब तक आप योग के योग्य अध्यापक नहीं बन पाए। तो हमें ये भी निर्णय लेना है कि किस प्रकार से हम लोग इस कार्यक्रम को यानी योग शिक्षण को लेके चलें। अभी हम लोग इस विषय पे भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे छोटे मोटे बिंदु भी हैं। ड्रेसिंग सेंस के विषय में भी हमें डिस्कस करना है। इमोशंस, एंगर मैनेजमेंट, हेलो इफेक्ट मैनेजमेंट, ये बड़ा जबरदस्त सिद्धांत है। हेलो इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा अभी हम लोग जब इस विषय पे बात करेंगे तो। ये कक्षा के इतर की बातें हैं। काउंटिंग प्रोसेस क्या होनी चाहिए, आसन मैनेजमेंट में क्या टाइमिंग आपको देखना है, बॉडी लैंग्वेज क्या चीज होती है, कक्षा को कैसे रिप्रेजेंट करना है, इन सारे विषयों पे भी हमारी चर्चा आगे जारी रहेगी। पर्सनल टच क्या होता है, जेंटल टच क्या होता है। देखिए कुछ लोगों का मैं नाम नहीं लेना चाहता, परंतु आप भी ऐसे बहुत सारे लोगों को देखे होंगे जो महिलाओं को योग कक्षा कराने के दौरान बहुत निकृष्टता से जो है वो अपना परिचय देते हैं कि, और उनके टच के कारण से महिलाएं सामान्यतः पुरुषों से योग करना अवॉइड करती हैं। जो क्या कहते हैं सोसाइटीज में है, कोशिश करती हैं कि महिला ट्रेनर ही आए। यदि ये ऐसा भाव आपके साथ आ रहा है तो ये भी बड़ा गलत है। इस विषय पे भी हम लोग चर्चा आगे करेंगे। क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या है एक योगा टीचर का। चरित्र चित्रण भी बड़ा जरूरी है। यदि चरित्र चित्रण नहीं हुआ एक योग अध्यापक का तो यकीनन आप ये बात जान लीजिए कि आप अच्छे अध्यापक नहीं बन पाएंगे। ठीक है, फिनिशिंग ऑफ अ क्लास ये भी बड़ा मुद्दा है। कक्षा को किसी भी जगह पे आप नहीं छोड़ सकते, ये याद रखिएगा। कक्षा को छोड़ने के लिए आपके पास, कक्षा छोड़ने का मतलब कक्षा खत्म करने के लिए जब लास्ट 1 घंटा पूर्ण हो रहा हो तो लास्ट का जो पॉइंट है ना, वो हमेशा फिनिशिंग पॉइंट ही होना चाहिए। कॉमा या सेमी कॉलन पे आप कक्षा नहीं छोड़ सकते हैं। जैसे कक्षा करा रहे आप, ताड़ासन सीरीज करा रहे, तिर्यक ताड़ासन कराया, अंतिम आसन आपको याद आया कि तिर्यक ताड़ासन कराना है, और तिर्यक ताड़ासन करा के आपने बोला ठीक है चलिए अब शवासन, अब आप सो जाइए। ऐसे नहीं छोड़ सकते कक्षा को बीच में। और ये अंतरराष्ट्रीय पटल पे भी बड़ा प्रश्नबोधक विषय है। यदि आपने कक्षा को ऐसे त्याग दिया बीच में से तो जो विद्वान होगा या जो अभ्यास कर रहा होगा अच्छे अध्यापकों से, वो आपको तुरंत पहचान जाएगा। और आपको भी सोचना चाहिए, हर कार्य के पीछे आपके पास एक कारण जरूर होना चाहिए। यदि आप वो कारण नहीं दे पा रहे हैं तो आप कक्षा का विरूपण चित्रण नहीं कर पाएंगे। फिर मेकिंग रिलेशन विद क्लाइंट। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो जीवन भर भुलाए भी नहीं भूलते, और कुछ ऐसे होते हैं जो पल भर में आपको भूल जाते हैं। तो हम लोग आज ये भी जानेंगे कि क्लाइंट से रिश्ता कैसे बनाया जाए। क्योंकि क्या होता है, आप
मैं ऐसे कई अध्यापकों, देखिए ऐसा जीवन मेरा अनुभवों से बड़ा भरा पड़ा है। ये जो मैंने स्लाइड बनाई है, ये 3 दिन मैंने समय लिया इस स्लाइड को, एक एक शब्द मैंने जो है वो बड़े इमोशंस के साथ में लिखा है, अपने अनुभवों को उतारा है। ये 40-50 पन्ने की स्लाइड है। तो आप इन अनुभवों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और साथ में इसमें कुछ टेक्निकल वर्ड्स भी है, जैसे ये हेलो इफेक्ट हो गया, एंगर मैनेजमेंट हो गया, है ना, टाइमिंग मैनेजमेंट हो गया। ये सब टेक्निकल वर्ड्स हैं, क्योंकि मेरी शिक्षा जो है वो मैनेजमेंट में भी रही है, योग में भी रही है, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस में भी रही है। तो मेरे पास में शिक्षण का जो अपार अनुभव है उसका भी आप लाभ ले पाएंगे। लास्ट में आता है कॉन्टैक्ट एंड कम्युनिकेशन। ये भी एक बड़ा मुद्दा है, कॉन्टैक्ट्स और कम्युनिकेशन का, क्योंकि जब आपका कम्युनिकेशन बिगड़ा किसी भी क्लाइंट के साथ में, तो या कम्युनिकेशन गैप हुआ, तो आप फिर कक्षा में शून्य मान लीजिए अपने आप को। सबसे पहला जो विषय है वो विषय है व्हाट इज योगा क्लास, योग की कक्षा होती क्या है। तो योगा क्लास इज द प्रैक्टिस ऑफ आसना, प्राणायाम, मुद्रा, बंधन एंड ध्यान एंड एसोसिएटेड नॉलेज विद योगा। अब आप एक बात समझिए, एसोसिएटेड नॉलेज शब्द मैंने प्रयोग क्यों किया। एसोसिएटेड शब्द प्रयोग करने के पीछे सिर्फ एक कारण ये है कि आप जैसे कर्म योग जो है, राजयोग जो है, वहां पे ज्ञान की बातें बहुत सारी होने लग जाती हैं, वहां पे प्रोसेस नॉलेज बड़ा होने लग जाता है। जो मंत्र योगा है, वहां पे मंत्र के विषय में बड़ी चर्चाएं होने लग जाती हैं। ऐसे में आसनों का त्याग कर दिया जाता है। परंतु जब हम कक्षा का विरूपण करें तो हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि हम किस प्रकार के योग शिक्षक हैं। फॉर एग्जाम्पल, अष्टांगा के टीचर हैं हम, विन्यासा के टीचर हैं, हठा योगा के टीचर हैं, हठा फ्लो या फ्लो योगा के टीचर हैं, या इस प्रकार से किस शाखा के प्रशिक्षक हैं। हमारे बीच में इस समय लगभग लगभग 54-55 लोग जुड़े पड़े हैं। आप ये बताइए, आप में से क्या आप पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि आप किस प्रकार के शिक्षक हैं। जैसे एक डॉक्टर आश्वस्त है कि वो ईएनटी स्पेशलिस्ट है, यानी वो सिर्फ आंख, नाक और कान देखेगा। क्या आपको ये पता है, ये आप श्योर हैं कि ये जो डॉक्टर, जैसे वो डॉक्टर होते हैं ऑर्थो वाले, उसे पता है कि वो ऑर्थोपेडिक्स है ना, वो श्योर है कि वो हड्डियों को ही देखेगा। आप उसको जाके 20,000 रुपए दो और बोलो कि नहीं आप मेरे पेट का ऑपरेशन कर दो। एमबीबीएस में उसने एब्डोमेन भी पढ़ाई है, नॉर्मल एनाटॉमी भी पढ़ाई है, लेकिन वो नहीं करेगा। वो बोलेगा नहीं नहीं, आप गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल के पास जाइए, है ना, गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाइए, मैं हड्डी का डॉक्टर हूं और मेरा कार्य जो है वो सिर्फ हड्डियों से संबंधित है। आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाइए, छाती के हृदय रोग विशेषज्ञ के पास जाइए, उसको बोलिए हड्डियों को ठीक करो, वो बोलेगा नहीं ये संभव नहीं है मेरे बस का, मैं तो सिर्फ हृदय का कार्य करता हूँ। जानता वो भी है हड्डियों के विषय में, शिक्षण उसने भी लिया है। परंतु योगा में ऐसा नहीं है। योगा में क्या है, योगा में हर व्यक्ति हर प्रकार की कक्षा को लेने, कक्षा को कर सकने और किसी भी केस को ले लेने के लिए योग्य रहता है। उसको क्या डिस्कस करना होता है पता है, प्राइम टारगेट क्या है हर योग अध्यापक का, कि पैसे कितने मिलेंगे। यही देखिए, ये कटु सत्य है। आपने जिस क्षण ये निर्धारित कर लिया कि मुझे पैसे कितने मिलने वाले हैं, तो आपका बेड़ा गर्क तय है। मैंने पिछले वीडियो में एक बात बताई थी कि 100 रुपए लेके भी अगर 1000 का काम करने की क्षमता है आपके अंदर, तब तो आप शिक्षक कहलाने योग्य हैं। क्योंकि शिक्षक पैसे के पीछे नहीं जाता, शिक्षक क्वालिटी के पीछे जाता है। और आप एक बार खुद से प्रश्न पूछिए, मान लीजिए कि मैं क्लाइंट हूं, मेरे को मोटे से पतला होना है, साथ में मेरे कमर में पेन है, क्या आप मुझे ठीक कर पाएंगे? आपका योग ठीक कर देगा, आई एम डैम श्योर। मुझे 100%, 100% मैं ये बात जानता हूं कि योग ठीक कर देगा। आपके अंदर वो कैपेसिटी है। आप क्लाइंट को मत बताइए, आप खुद से पूछिए। देखिए, आज हमारे बीच में कोई क्लाइंट नहीं बैठा है, आज हम ही लोग बैठे हुए हैं ना, योग अध्यापक ही बैठे हैं। हमें तो सिर्फ इतना देखना है, हमें सिर्फ इतना जानना है कि क्या हम योग्य हैं। मान लीजिए किसी ने बोला कि सर आई एम सफरिंग विथ थायराइड एंड सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी है, साथ में थायराइड भी है। दोनों क्षेत्र जो है वो गर्दन के आसपास से संबंधित है। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या आप आश्वस्त हैं इस बात को लेके कि आप थायराइड के समस्त उपक्रमों को जानते हैं और आसनों के उन रिसर्चर्स को भी जानते हैं जिन लोगों ने निम्न निम्न प्रभाव से इस चीज को ठीक किया है? आप मुझे 2-4 नाम बता देंगे
जिसने थायराइड के ऊपर कुछ काम किया है, जिसने कार्टिलेजेस के ऊपर कार्य किया। थायराइड किस कार्टिलेज से बनता है, थायराइड के पास एपिग्लॉटिस है, इससे क्या होता है, यहाँ हार्ड बोन है, उसका क्या यूटिलाइजेशन है, आप ये बात जानेंगे। आप क्लाइंट को पता है क्या बोलेंगे, डेफिनेटली सर मैं 12 दिन के 6,000 रुपए लूंगा या 8,000 रुपए लूंगा और मैं आपको ठीक कर दूं। बोले ठीक है सर, 1 महीने में वो लिखित में देंगे, आप नहीं दे पाएंगे। आप देखिए योग ठीक कर देगा, मुझे पता है कि आप जाएंगे और उसको 2-4 बार ऐसे करके बोलने को बोलेंगे कि उज्जाई करो उज्जाई करो, धीरे 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 उज्जाई का प्रभाव होगा और वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप हवा में तीर चला रहे हैं, और हवा में तीर चलाने के लिए कोई व्यक्ति आपको अपना शरीर क्यों दे। भला हो उन योग के विद्वानों का जिन्होंने आपके दिमाग में एक चीज भर दी है, वो है कि बेटा जब भी मैट पे जाना तो हाथ जुड़वा लेना और बोलना, हे प्रभु मैं निरा मूर्ख हूं, मेरी योग कक्षा को आप संभाल लेना। आप मुझे एक बात बताओ, आपने आजकल वीडियो देखा होगा कि जिम में जिमिंग करने के दौरान किसी का हार्ट अटैक आया। अभी राजू श्रीवास्तव को ही देख लीजिए, जिम में करते करते वो उनको हार्ट अटैक आया और वो मर गए। क्या आपने कभी जीवन में किसी योग के क्लाइंट से सुना है ये कि वो योगा मैट पे योगा करते करते मर गया? असंभव, लगभग लगभग शून्य। अगर प्रतिशत देखे तो मुझे तो नहीं लगता कि एक भी, मैं अपने 12 साल के करियर में एक भी नहीं देखा कि कोई ऐसा व्यक्ति आए और ये बोल दे कि मैं योगा कर रहा था, योगा मैट पे ही मर गया, है ना। ऐसा कोई नहीं आया। इनफैक्ट योगा टीचर्स भी ये नहीं कहते हैं, जैसे म्यूजिशियंस होते हैं ना, एपीजे अब्दुल कलाम बोलते थे कि जब मैं मरूं तो मैं क्या कहते हैं शिक्षण का कार्य कर रहा हूं। और माता भगवती ने उनकी बात को सुना भी, जब वो शिक्षण दे रहे थे उधर नॉर्थ ईस्ट के किसी विश्वविद्यालय में, तो वो स्टेज पे बोलते हुए गिरे और वहां उनका देहावसान हुआ। योग का टीचर कभी ये नहीं कहता कि मैं मैट पे मर जाऊं, क्योंकि मैट पे आप मंत्र जप रहे हैं, और वो मंत्र जो है क्या है, गायत्री मंत्र है या आपका जो भी मंत्र है, वो मंत्र आपको रक्षण प्रदान कर रहा है, आपके आसनों पे इंपैक्ट दे रहा है। मंत्र योग के विषय में ऐसा नहीं मैं हवा में बोल रहा हूँ कि मंत्र जी रक्षा कर रहा है। मंत्रों के विषय में मनानाथ त्रायत इति मंत्र से लेके और हजारों परिभाषाओं से संबंधित मैंने एक वीडियो बनाई है। तो आप तो मंत्रों के द्वारा रक्षित हैं। जैसे भीष्माभिरक्षितम आता है ना गीता जी में, एक एक श्लोक आता है प्रथम अध्याय में कि मेरी ये जो सेना है ये भीष्म के द्वारा रक्षित है, वैसे ही आप लोग हैं, आप मंत्रों के द्वारा रक्षित हैं। इसके इतर आपके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या आप अपने अपने आप को एक जस्टिफिकेशन दे सकते हैं? मैं प्राउडली कह सकता हूं दैट आई एम अष्टांगी, मैं एक अष्टांगी हूं। आई कैन प्राउडली से दैट। मैसूर योगा वाले जो है ना, वो बड़े प्राउड से कहते हैं कि अरे मैं तो मैसूर योगा स्टाइल फॉलो करता हूँ, योगा स्टाइल फॉलो करता हूँ। समझ रहे हैं आप क्या फॉलो करते हैं? हठा योगा फॉलो करते हैं, है ना, या फ्लो योगा के टीचर हैं? आजकल इन योगा भी आ चुका है ना। ऐसे बहुत सारे योगा आते रहेंगे। आप पता है कौन है? अब इसका नाम क्या दे रखा है? यदि आपके पास कोई नाम नहीं है देने को, तो आप एक नाम आज चुन लीजिए। देखिए मैं आपको प्रश्नों में डालने नहीं आया हूं, मैं आपके सॉल्यूशन के लिए काम करता हूं, और मैं आपको सॉल्यूशन दे के जाऊंगा आज सारी चीजों का। आप अभी लास्ट में प्रश्न पूछने का मौका दूंगा, पूछेगा भी। आपसे यदि भविष्य में कोई पूछे मेरे जैसा व्यक्ति, तो आप एक बात बड़े प्राउड से कहिएगा दैट आई एम अ क्लासिकल योगी। मैं क्या करता हूँ? क्लासिकल योगा को फॉलो करता हूँ। व्हाट इज क्लासिकल योगा? क्लासिकल योगा इज एमलगेशन ऑफ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योगा। एंड व्हाट द योगा इज युज समाधो, है ना, युज संयमने, जिसमें आपको क्या करना है, ज्वाइंट होना है, दैट्स ऑल। दैट डजंट मीन आई एम नॉट फॉलोइंग एनी स्पेसिफिक, क्योंकि मुझे क्या करना है, मैं अर्थ के लिए, अर्थ यानी कि मुद्रा के लिए, मुद्रा विनिमय के लिए योग शिक्षक हूं। आत्मज्ञान प्राप्त करना मेरा मूल उद्देश्य अभी नहीं है। हो सकता है कि आगामी भविष्य में, जिस प्रकार एक सीप जो होती है, सीपी जो होती है समुद्र में, जब उसका जन्म होता है तो बतौर शैवाल में वो धीरे धीरे प्रोसेस कर रही है, लेकिन कालांतर में वो मोती बनेगी नहीं बनेगी, वो उसकी जस्टिफिएबिलिटी है। परंतु एट प्रेजेंट आप क्या है? एट प्रेजेंट जो है आप सिर्फ और सिर्फ एक क्लासिकल योगा टीचर हैं, अध्यापक हैं, ट्रेनर हैं, जो कि किसी एक सीमा के बाद अपने आत्मा या परमात्मा के चरित्र को चरितार्थ करने के लिए प्रेरित होगा। यदि नहीं प्रेरित होगा तो वापस अभी आने की संभावनाएं पूर्ण है, क्योंकि योग जो है वो आपको वापस आने और आगे जाने दोनों का भरपूर मौका देता है। तो आपको पहले प्रश्न का उत्तर तो यहीं पे मिल गया।
अब चलते हैं यहाँ पे जो योगा, व्हाट इज योगा क्लास। अब आपने डिसाइड कर लिया, नीदर ईदर आई एम अष्टांगी और आई एम विन्यासा योगी और आई एम हठा योगी, दैट्स डजंट मीन हु एम आई एम अ क्लासिकल योगी, एमलगेशन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग रिक्वायर्ड बाय आवर क्लाइंट्स। जो भी बोलेगा उसको लगेगा कि सर मेरे को थेरेपी करा दो, आई विल बी देयर। सर बोलेगा मेडिटेशन करा दो, आई विल बी देयर, है ना। सर बोलेगा मेरे को लाइफ लॉन्ग सिखा दो, थोड़ी सी जीवन जीने की कला सिखा दो, तो वो तो बाय डिफॉल्ट योगा टीचर सिखाते रहते हैं, क्योंकि प्रवचन देने के लिए भी कुछ तो चाहिए, है ना। नाउ देर आर वेरियस टाइप ऑफ क्लासेस लाइक पर्सनल क्लासेस। अब आते हैं कि कक्षाएं कैसी होती हैं। देखिए, एक कक्षा होती है व्यक्तिगत कक्षा, जिसमें आप अपनी स्कूटी उठाते हैं, किसी के घर जाते हैं और वहां पे क्लास लेते हैं, क्लास लेके चले आते हैं। तो ये मुर्गों जैसी जो दौड़ होती है वैसी चल रही है योगा टीचरों के जीवन में। मुर्गों जैसी दौड़ का मतलब समझते हैं आप, कि 6 से 7 एक क्लास है, 7 से 8 एक क्लास है, 8 से 9 एक क्लास है, 9 से 10 एक क्लास है। इन 4 घंटों में 4 क्लासेस लेनी है। एक क्लास जो है क्या कहते हैं, अगर एक कोने में है तो दूसरी क्लास जो है वो 3 किलोमीटर दूर है। तो पहली वाली क्लास में 5:50 पे पहुंच गए और 6 मतलब 6 बजे से क्लास शुरू होनी है, तो 6 से शुरू कर दिया, लेकिन 7 बजे खत्म नहीं करेगा। वो 7 बजने में 2-4 मिनट बाकी रहेगा तो खत्म कर देगा। और 8 वाली क्लास में, मतलब 7 बजे वाली क्लास में जो दूसरी क्लास है, उसमें 7:10 तक पहुंच जाएगा। तो कहने का मतलब ये ना, ये जो टाइम मैनेजमेंट है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसी ऐसी जो मुर्गों जैसी दौड़ है, इस दौड़ को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल क्लास। हालांकि ये आक्षेप है, पटाक्षेप कह लीजिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो व्यापक समय लेके चलते हैं, परंतु अधिकाधिक लोग जो है वो ऐसे ही भाग दौड़ करके सेटल किए हुए हैं। फिर आती है बात ग्रुप क्लासेस की। ग्रुप क्लासेस कई प्रकार से संभावित है, जैसे स्टूडियो में कक्षा लेना, या फिर किसी पार्क में कक्षा लेना, या किसी ओपन स्पेस में कक्षा लेना। आउटडोर क्लासेस, आप किसी ग्रुप क्लास को लेके, यानी कि किसी व्यक्ति को या अकेले को, पर्सनल क्लास और ग्रुप क्लास ये दोनों आउटडोर में हो सकती है। पार्क में योग किए जाने का बहुत प्रचलन है दुबई जैसे शहर में। दुबई में आजकल क्या है कि वहां पे पहले रेगिस्तान हुआ करता था, आजकल वहां पे घास बना दिया है, आर्टिफिशियल घास लगा दिया। उसमें क्या किया, भारत से गोबर खरीदते हैं बहुत सारा, और उसके ऊपर डाल देते हैं, रेत के ऊपर, और उसको मिट्टी बनाने का प्रक्रम जारी है। और चारों तरफ दुबई में घास लगाई जा रही है, पेड़ लगाए जा रहे हैं, इधर से उधर शिफ्ट करते रहते हैं। केमिकल डाल के, बादलों के ऊपर केमिकल डाल देते हैं तो वो बारिश भी कर देता है, नहीं करता है तो खुद का पानी मार आते हैं हेलीकॉप्टर से। लेकिन वो बना रखा है उन लोगों ने अपना, पूरा ग्रास लैंड अब बनाना शुरू कर दिया दुबई में। मैं दुबई रहा हूँ बड़े समय तक, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। तो वहां पे ये कार्यक्रम अब तेजी से चल रहा है। आउटडोर क्लासेस करने का बड़ा प्रचलन है। हमारे यहाँ इंडोर क्लासेस का प्रचलन बढ़ रहा है, यानी कि योगा सेंटर्स कॉमनली कहाँ खुल रहे हैं, बेसमेंट में, है ना। तो बेसमेंट में खुलने का मतलब बड़ा गलत है। घर के अंदर, मैं आपको बताऊं, मेरे क्लाइंट नोएडा में थे, उन्होंने कहा कि सर वाई नॉट वी स्टार्ट आवर एसी, है ना, एयर कंडीशनर को क्यों नहीं ऑन करके हम लोग योगा करें। तो उसके पीछे भी अगर आपके पास व्यापक कारण ना हो तो आप फिर क्या उत्तर देंगे। वो भी यही कह रहे हैं कि सर ये भी तो बाहर की हवा को लेके आ रहा है, बस थोड़ा सा चेंजेस कर रहा है, बाहर की हवा है, हमें डायरेक्ट पहुंचा रहा है। तो आपको ये सब भी समझना होगा कि क्लासेस का प्रकार कैसा है और आप उसे निर्धारित कैसे कर रहे हैं। कुछ रिट्रीट क्लासेस भी होती हैं जिसमें आप लोग अपने क्लाइंट्स को बाहर लेके जाते हैं पहाड़ों वगैरह पे और वहां पे योगा कराते हैं। कुछ ट्रेनिंग क्लासेस होती हैं जहां पे आप लोग ट्रेनिंग दे रहे होते हैं बतौर योगा टीचर, आप योग टीचरों को सिखा रहे होते हैं, उस क्लासेस का प्रारूप अलग होता है। इवेंट में भी क्लासेस होती है कई बार की, जैसे मान लीजिए किसी स्कूल में आप गए हुए, वहां कोई इवेंट होने वाला है, थोड़े समय के लिए आप सिखाने जा रहे हैं, तो उस क्लास का अलग प्रकार होगा। प्रैक्टिस सेशंस होता है, आप कई सारे योगा टीचर साथ में मिल गए और कुछ अभ्यास करना शुरू कर दिया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस सेशन बोलते हैं। प्रैक्टिस सेशन जो होता है वो बहुत अलग तरीके से फॉलो होता है। अब देखिए क्लासेस का कितना प्रकार मैंने आपको बताया। व्यक्तिगत क्लास का प्रकार ग्रुप क्लास की अपेक्षा बिल्कुल अलग होगा। ग्रुप क्लास जो है वो आउटडोर क्लासेस से अलग होगी, क्योंकि यहाँ प्राणायाम की सीमाएं जो है वो शून्य होती हैं, परंतु आउटडोर क्लासेस में प्राणायाम की सीमाएं धीरे धीरे बढ़ती चलती चली जाती हैं। एंड यू कैन फोकस ऑन ब्रीदिंग ऑल्सो, आप श्वास प्रश्वास दोनों पे बहुत सारा ध्यान दे सकते हैं। फिर रिट्रीट जो होता है वो मेडिटेशन ओरिएंटेड होता है, ज्यादातर लोग वहां पे ध्यान करना पसंद करते हैं और रिलैक्स करना पसंद करते हैं। पता चले आप उनको पहाड़ पे लेके गए और जाके वहां पे बोला कि 100 राउंड सूर्य नमस्कार करो, अब वो बेहोश हो जाएगा व्यक्ति, वो बोलेगा यार ये कैसा व्यक्ति है, ये ऐसी क्लासेस करा रहा है। तो वो रिट्रीट क्लासेस का प्रारूप बड़ा अलग हो जाता है। ट्रेनिंग सेशंस जो होते हैं जहां पे आप एज अ टीचर दे रहे हैं, अब वहां पे आप गए, मान लीजिए YTTC करा रहे हैं, आप योगा टीचर्स ट्रेनिंग करा रहे हैं, और वहां जाने के बाद आपने ट्रेनिंग शुरू कर दी जैसे आप प्राइवेट क्लासेस लेते हैं, तो वो एक गलत इंपैक्ट क्रिएट करेगा। तो आपको
हर क्लास को सेग्रीगेट करना होगा और अपने माइंड में फोकस बनाना होगा। इवेंट की क्लासेस, प्रैक्टिकल सेशन, एडवांस आसना प्रैक्टिस, थेरेपी क्लासेस और कई प्रकार की कक्षाएं होती हैं। अब बात आती है कि योगा क्लास जो है वो क्लाइंट्स के लिए डिजाइन कैसे करें। देखिए यही सर्वाधिक कठिन कार्य है, क्योंकि विदाउट डिजाइनिंग देयर इज नो सक्सेस रेशियो फॉर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यदि आप डिजाइन ही नहीं कर पाएंगे कि किस प्रकार की आपको कक्षा लेनी है, तो क्या आप कैसे रिजल्ट फाइंड आउट कर पाएंगे। क्या आपके पास एक ऐसी डायरी है जिसमें आप अपने क्लाइंट का नाम लिख के और उसका पूरा फाइल मैनेज किए हुए हैं? क्या आपके पास रिपोर्ट्स है? क्या आपके पास में क्लाइंट की कोई हिस्ट्री है कि आप ये कह सके कि मैं फला क्लाइंट को योगा कराता हूं। मान लीजिए कि किसी क्लाइंट ने कल को आपके ऊपर केस कर दिया कि इनसे मैं योगा करता था और इनके गलत ज्ञान के कारण से मेरी कमर टूट गई। अब आप इस ज्ञान को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि सर नहीं ऐसा नहीं है, मेरे पास वाजिब कारण है कि इन इन स्थितियों में इनके कारण से इन स्थितियों में इन्होंने ये गलती की जिसके कारण से ये प्रताड़ित हो रहे हैं। आपके पास सबसे पहले एक डेटाबेस। तो योग शिक्षकों आपसे अनुरोध है, एक हमेशा, मैं आपको हमेशा बताता हूं कि मेरे पास में हमेशा जो है वो डायरी आपको जरूर मिलेगी। देखिए मेरे पास 2 डायरियां हमेशा हर क्षण मिलेंगी। एक अभी 22 की खत्म हुई है, 23 वाली शुरू हुई है। मतलब ये है जितने भी मैं काम करता हूं उन सारे कामों का ब्यौरा मैं आपको बता दूंगा। पिछले 8 सालों का ब्यौरा मेरे पास, कि मैं 8 सालों में मैंने किस दिन क्या क्या किया है, किससे क्या क्या वार्ता हुई है, कौन से आसनों को मैंने करा है। इनफैक्ट आपने बाबा रामदेव जी को देखा होगा, कई बार वो मंच पे जो कराते हैं ना, किसी ने पूछा कि बाबा जी कैंसर हो गया था कैसे, तो वो लोग अच्छा अच्छा ठीक है रुको, तो वो लिख लेंगे अपनी डायरी में कैंसर हो गया था, अच्छा ठीक है कोई बात। आपने देखा उनको कभी? वो बड़े बड़े शौक, मैंने ये जो है उपक्रम उनसे बड़ा करीब से मैंने उनको देखा, मैंने सीखा इन चीजों को कि यही चीजें हैं जो हमें अच्छा अध्यापक बनाती। आप लिखने में हेजिटेट मत कीजिए। मनुष्य का दिमाग है, यदि भूलेगा नहीं तो पागल हो जाएगा। और आप भूलेंगे तो सबसे पहला काम आप क्या करना शुरू करेंगे, अपने क्लाइंट्स के इतिहास को लिखिए। नाम क्या उम्र क्या है, वजन कितना है, बीएमआई कितना है ना। ये देखिए इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया है जिसको बोलते हैं गिफ्टवा। गिफ्टवा का मतलब हो गया, जैसे भोजपुरी भाषा जो होती है उसमें वाह शब्द लगाया जाता है ना, तो उस भाषा से मैंने वाह शब्द लिया है। तो गिफ्ट वाह, जो गिफ्ट है उसको लेना है आपको। किससे लेना है? क्लाइंट से। व्हाट इज द मीन ऑफ गिफ्टवा? गिफ्टवा इज एब्रीवेशन ऑफ, एब्रीवेशन का मतलब होता है सूक्ष्म जो अंतराल है वो है गोल का। गोल, आपका गोल क्या है? लक्ष्य। ये देखिए जी से गोल, किस लक्ष्य को प्राप्त करना है, व्हाट इज द रिजल्ट, है ना। क्लाइंट कहां तक पहुंचना चाहता है? क्या उसे क्या कहते हैं ओलंपिक्स खेलना है, या उसे क्या कहते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेगनेंसी योगा करना और प्रेगनेंसी के बाद उसे योगा छोड़ देना है, या उसे पतला होना है, या मतलब टाइमिंग्स और गोल, कितने समय के लिए वो आपका क्लाइंट है। योग शिक्षकों में बड़ी गंदी बात ये भी मैंने देखी है कि वो क्लाइंट को छोड़ते ही नहीं, उन्हें क्लाइंट छोड़ता है जबरदस्ती। इतने ज्यादा चेप क्यों हो जाते हो? मेरे को एक बात नहीं समझ में आती है। अरे एक नहीं रहेगा तो दूसरा नहीं आएगा ना। तुम्हें लगता है कि यार 4 क्लासेस हो गई है, 20,000 आना शुरू हो गया, बात खत्म, अब कौन जाए, कौन इतनी जद्दोजहद करे, रोज रोज नई क्लास ढूंढे। ऐसा कैसे? डॉक्टर ऐसा, अभी डॉक्टर तुमको मान लो बुखार हो गया और डॉक्टर ने पकड़ लिया आपको, बोले आ जाओ मेरे डॉक्टर पे, अब तुम तब तक आते रहो जब तक तुम जो है खुद से ना भागो। ऐसा ऐसा जाओगे क्या आप उसके डॉक्टरी पे? कभी नहीं जाओगे। और इनफैक्ट वापस जिंदगी में दोबारा आपको रिटेन नहीं करेगा वो, या आप उसको रिटेन नहीं करोगे। तो क्लाइंट्स के साथ में ये गलती मत कीजिए, अपना गोल निर्धारित कीजिए उससे। देखिए एक बात याद रखिएगा, मैं कुछ समय नोएडा के एक बड़े प्रसिद्ध कॉलेज में पढ़ाया हूँ, तो वहां मेरे एक मित्र थे प्रोफेसर प्रद्युम्न राणा। उन्होंने मेरे से एक बात बोली कि बोले देखिए सर ऐसा है, जीवन में कभी भी छात्रों के साथ में, जो छात्र हैं ये विश्वविद्यालय और विद्यालय वाले, इनसे बड़ा एसोसिएट मत हो जाइएगा। मतलब हृदय से एसोसिएट होने का मतलब ये है कि जिस दिन उस छात्र का क्या कहते हैं गोल ओरिएंटेशन समाप्त हुआ, वो आपको भूलेगा। हालांकि वो जीवन में याद रखिएगा, कुछ एक ऐसे होते हैं जो अपने गुरुओं को नहीं भूल पाते, लेकिन जिसको आपने पढ़ाया नहीं है ना उससे एसोसिएट मत होइएगा। और एक बात याद रखिए कि जो आजकल के मॉडर्न क्लाइंट्स है ना, वो बहुत हद तक ऐसा ही है। आप याद रखिए कि यदि उसका जिस दिन रिजल्ट फुलफिल हुआ और उसने आपका त्याग किया, कुछ समय के बाद वो आपको पहचानने से भी इनकार कर देगा, और ना किया तो आप मेरे को बोलिएगा, आपका भी अनुभव होगा ही इस विषय में। कोई ना कोई क्लाइंट ऐसा होगा जो आपको मना करे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अभी उस विषय पे भी हम लोग बात करेंगे। तो आपको गोल निर्धारित करना है।
गोल के बाद आई, आई बोले तो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए किसी को क्या कहते हैं मोटे से पतला होना है, लेकिन वो इतना आलसी है, 8 बजे की क्लास है और 8:05 पे वो क्लास में एंटर कर रहा है, ठीक है, और एक आसन करने के बाद बोलता है सर आई नीड रेस्ट, है ना, मेरे को ये आसन नहीं करना, ये आसन, वो सारे आसनों को खुद ही मना करता चलता चला जाता है, नहीं 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 ये आसन नहीं करना, ये आसन नहीं करना, ये आसन नहीं करना। अब ऐसी परिस्थिति में आप तो प्रताड़ित हो जाओगे, आप परेशान नहीं हो जाओगे क्या, बोलोगे अरे यार ये ताड़ासन नहीं कर रहा है, तिर्यक ताड़ासन नहीं कर रहा है, खटी चक्रासन नहीं कर रहा है, भुजंगासन नहीं कर रहा है, करेगा क्या फिर, मेरे तो आसन ही खत्म हो गए। तो इंटरेस्ट को भी आपको देखते रहना है और ऐसे इंटरेस्ट को जस्टिफाई करना आपका ही कार्य है। तो ये एक योगा टीचर का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है, जब भी वो क्लास डिजाइनिंग को लेके अपने दिमाग में कोई भी उत्प्रेरण लेके आ रहा हो। इसके बाद एफ बोले तो फ्लेक्सिबिलिटी। जब आप उसके गोल को देख लीजिए, उसके इंटरेस्ट को देख लीजिए, तो उसके फ्लेक्सिबिलिटी को जस्टिफाई कीजिए। देखिए क्या वो व्यक्ति इतना फ्लेक्सिबल है कि वो उस कार्य को कर पाएगा। जैसे मान लीजिए अब आप डिम्बासन करना जानते हैं, लेकिन अब आप क्लाइंट को इनिशियल डेज में इंप्रेस करने के लिए डिम्बासन कराने का अभ्यास शुरू करा दीजिए, फिर तो अर्थ का अनर्थ होना तय है। सामान्यतया योगा टीचर ये गलती करते हैं, डिम्बासन तो नहीं लेकिन हैंड स्टैंड लगवाना शुरू करा देते हैं। वो क्या करते हैं कि बोलते हैं हैंड स्टैंड लगाना शुरू करो, और फिर उनके रिस्ट में जो है टार्सल्स मेटाटार्सल्स है, इसमें दर्द होना शुरू हो जाता है। और ये परिस्थिति जब आनी शुरू होती है तो आप ये मान लीजिए कि आपका अध्यापक होना ये निहायत ही लज्जा की बात है, क्योंकि आप इंप्रेशन के लिए कार्य करना शुरू कर चुके हैं। और इंप्रेशन बड़ा बेकार, बहुत बेकार चीज होती है जिंदगी में। एक अगेन गुरु मंत्र है, याद रखना, इसको फिर से मैं बंद करता हूँ शेयरिंग को। गुरु मंत्र ये है, यदि आपको कोई अपने रूप, रंग, गंध, स्पर्श इत्यादि जो 5 तन्मात्राएं हैं, इन 5 तन्मात्राओं से प्रभाव डालना चाह रहा है, तो आपको सबसे पहला काम यही करना है कि उन प्रभावों में कभी नहीं आना है। यानी कोई अपनी वाक पटुता से आपके ऊपर प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा है, तो आप उस समय अपने आप को ब्लैंक कर दीजिए, उसको सुन लीजिए, लेकिन उसको ये मत बोलिए कि ही इज अ कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी, क्या आदमी था यार, ये कभी नहीं। क्योंकि वो व्यक्ति आपके दिमाग में उस भाव को डालना चाह रहा है और आप उस भाव को आने दे रहे हैं। ये काम कभी मत होने दीजिएगा। और जब भी कोई व्यक्ति ये कार्य करे तो आप ये जान लीजिएगा कि जिस भी तन्मात्रा का प्रयोग वो आपको प्रभावी होने के लिए कर रहा है, असल में वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। ये भी बात याद रखिएगा, और ये बहुत गहरी बात है, आप इसको लिख के रखिएगा कि 5 जो तन्मात्राएं हैं, शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श, है ना, ये इन तन्मात्राओं में जो भी प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा है। जैसे अरबिक लोग जो होते हैं वो सुगंध का बड़ा प्रभाव डालना चाहते हैं। वहां पे एक उन्होंने शहर ही बसा रखा है दुबई में, उसका नाम है ऊद मेहता। ऊद का मतलब होता है सेंट, परफ्यूम। तो परफ्यूम से एक शहर बना रखा है उन्होंने कि यहाँ पे सारे परफ्यूम्स मिलेंगे, और आप जाके देखिए वो ये महंगा महंगा परफ्यूम लगाते हैं, एक एक परफ्यूम लाख लाख रुपए तक का है। क्यों लगाते हैं? ताकि जब वो कहीं से गुजरे तो लोग बोले आ हा, ये ही सबसे अमीर आदमी है इस धरा का, क्योंकि इसने जो परफ्यूम लगाया है ना, वो तो ऊदे दमदम है, वो तो बड़ा शानदार ऊद है, वो महंगा अमीर आदमी है, उसका सम्मान करो। वो सम्मान पाने के लिए लाख रुपए सेंट पे खर्च कर दे रहा है। यदि आप उसके उसी भाव को छोड़ देंगे, यानी आप बोलेंगे कि मुझे परफ्यूम्स पसंद ही नहीं है, तो फिर वो तुरंत न्यूट्रल हो जाएगा। यानी एक क्षण वो एफिल टावर की ऊंचाई पे था कॉन्फिडेंस में आपके समक्ष, दूसरे क्षण जैसे ही आप बोलेंगे कि मेरे को इरिटेशन होती है सेंट से, वो तुरंत एफिल टावर से आपके बराबरी में आ जाएगा। ये बात याद रखिएगा। और योग की कक्षा में ये हमेशा उत्तरदायित्व तो आपका होता है कि ना आप, और ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं, ये बात क्लाइंट्स जानते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आपको अपने उद्देश्य को कभी प्रभावित करने के लिए किसी को कोई कार्य मत कराइए। आपको जो चाहिए और क्लाइंट को जो चाहिए उस बेसिस पे काम कीजिए, ना कि प्रभावशीलता में अपनी तन्मात्राओं का ज्ञान आप दे दीजिए कि मैं इस तन्मात्रा का क्या हूं, मैं इस तन्मात्रा का क्या कहते हैं सर्वेंट हूं, है ना, ये तन्मात्रा मेरी बॉस है। जैसे कुछ लोगों को क्या कहते हैं अच्छे वक्तव्य का, कुछ लोगों को अच्छे दिखने का, कुछ लोग ऐसी, सबकी अलग अलग पर्सनालिटी होती है और हर व्यक्ति इस पर्सनालिटी का दास होता है। आप किसी पर्सनालिटी का दास मत बनिए, शून्य बनने की कोशिश कीजिए। जिस क्षण आप शून्य बनेंगे उस क्षण आपकी कक्षा अपने आप अनुरूपित होती चलती चलती चली जाएगी।
फिर देखिए, देखिए ईश्वर ने रंग दिया इसको, टाइम ऑफ प्रैक्टिस, है ना, टी इज इक्वल टू टाइम ऑफ प्रैक्टिस। टाइम ऑफ प्रैक्टिस क्या चीज होती है? जब आप कक्षा का अभ्यास कराना शुरू करते हैं। मान लीजिए कि मैंने जनवरी में बोला कि आप मेरी कक्षा लीजिए। जब आप जनवरी से कक्षा शुरू करते हैं, तो जनवरी के कक्षा के दौरान स्पेशली आपको ये तय कर लेना है कि मुझे 1 घंटे का जो समय है वो किस प्रकार से देना है। 1 घंटे का समय, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने आसनों में कुछ समय डिसाइड किया, कुछ प्राणायामा में, कुछ मुद्रा और बंद उसके साथ में करा रहे हैं, 2-4 मिनट रेस्ट और 2-4 मिनट शवासन का भी आपने समय देख रखा है। इस आधार पे चलते हुए टोटल टाइम ऑफ प्रैक्टिस कितनी होगी, यानी कि मान लीजिए कोई थायराइड का पेशेंट है, तो मेरे से यदि वो मिले तो मैं ज्यादा से ज्यादा उसे 3 महीने का गोल देता हूं कि विद इन 3 मंथ्स आई विल ट्राई टू टैकल योर केस। 3 महीने में कोशिश ये रहेगी कि आपकी जो दवा है जो 0.25 है या 25 mg के आसपास 0.25 में, मैं उसको और कम करके धीरे धीरे उसे कम करता चला जाऊं। या 0.5 है ना, कुछ लोग जो है 1-1 mg की दवा लेते हैं, तो उसे 0.25 तक लेके आने की जो परिविधा है वो मैं 3 महीने के अंदर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन उसके पहले मुझे आपका पूरा का पूरा ब्यौरा चाहिए होगा, आपने क्या क्या दवाइयां ली हैं और आपको थायराइड हुआ क्यों है। थायराइड के कई सारे कारण होते हैं, इन सारे कारणों पे डिस्कशन का एक अलग लेक्चर होना चाहिए। फिर बात आती है, आपको ये भी देखना है किस उम्र का व्यक्ति है और क्या वजन है, क्योंकि देखिए उम्र वाले भी कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ वियतनाम में क्या होता है, उम्र जो है वो 60-60 साल है। अब जैसे ही उन्होंने देखा कि उनकी कोई मित्र है जो 55 या 60 के आसपास है, वो उस आसन को कर लेती है, तो इन्हें करना है। ये नहीं देखेंगे कि सबकी शरीर अलग अलग होती है। तो आप, ये उनका कार्य है, वो तो भाई बच्चे हैं आपके समक्ष, वो बोलेंगे आपको कि सर मुझे ये सिखाओ, लेकिन आपका क्या कार्य है? आपका कार्य है उनको उचित ज्ञान देना। बेशक वो आपकी कक्षा करें या ना करें, आप गलत मत कीजिए। ये नहीं कि आप अपनी कक्षा, देखो एक बात जान लो, भूखे नहीं मरोगे। योग ऐसा, आपने योग का चयन नहीं किया है। आप जो ये स्वाभिमानी बने घूम रहे हो कि अरे मैंने बहुत सही समय पे योग का चयन कर लिया, ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। योग ने आपका चयन किया है, आप योग का चयन करने वाले हो ही नहीं सकते। योग एक विज्ञान है या कला है, ये निर्धारित करने की योग्यता ही हम में नहीं है। कला, जिस विज्ञान, मैं कैसे साबित कर दूं कि ये विज्ञान है? जिस विज्ञान की हम बात कर रहे हैं, ये विज्ञान हर क्षण गलत होता रहा है, हर क्षण मैं आपको सिद्ध कर दूंगा। किसी ने बोला 1665 में कि कोशिका सबसे छोटी थी, उसके बाद किसी ने बोला कि नहीं न्यूक्लियर सबसे छोटा है, न्यूक्लियर के बाद न्यूक्लियाई सबसे छोटी है, डीएनए सबसे छोटा है, क्रोमेटिन सबसे छोटा है, क्रोमेटिन माटा सबसे छोटा है। ये तो इन वैज्ञानिकों का हाल है। खुद को बोलते हैं कि रॉबर्ट हुक बोला रॉबर्ट ब्राउन गलत है, रॉबर्ट ब्राउन को बोला कि क्या कहते हैं पुरकिंजे गलत है, पुरकिंजे, मतलब एक दूसरे को दोषारोपित करते हुए आने वाले ये वैज्ञानिक, मैं कैसे कह दूं कि मेरा योग विज्ञान है? इस आधार पे कह दूं क्योंकि विज्ञान, विज्ञान को आपको क्या लगता है, सेकंड की परिभाषा जानते हैं आप क्या है? विज्ञान की, अगर विज्ञान का दृष्टिकोण हम ये रखेंगे कि वो शाश्वत है, जहां भी है वो बिल्कुल इक्वल है, तो योग में तो ये साबित ही नहीं हो सकता। क्योंकि मैं आपको कपालभाति कराऊंगा उसका अलग इंपैक्ट होगा, और आप मुझे कपालभाति करेंगे उसका अलग इंपैक्ट होगा। हम दोनों वाइस वर्सा करा रहे हैं, एक दूसरे को करा रहे हैं, तो भी प्रभाव अलग अलग हो जा रहा है। तो मैं कैसे कह दूं यूनिवर्सल है? यूनिवर्सल इन नॉलेज, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइंस? दैट इज साइंस इज अ विस्तृत ज्ञान, विज्ञान, है ना, जहां पे विस्तृत ज्ञान आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण देता हूं, सेकंड की परिभाषा को बताया गया कि फ्रांस में एक स्थान है, वहां पे एक प्लेटिनम इरिडियम की छड़ रखी हुई है। वह समयांतराल, जिस समयांतराल के अंदर वो छड़ प्लेटिनम इरिडियम की 91, 92, 63, 17, 70 बार कंपन कर लेती है। संख्या बहुत बड़ी है, खरबों में। 91, 92, 63, 17, 70 बार कंपन करती है, वह मानक समयांतराल 1 सेकंड कहलाता है। और ये 1 सेकंड की परिभाषा दुनिया के हर कोने में बराबर है। ऐसा है नहीं कि ब्राजील में 1 सेकंड अलग है और इंडिया में 1 सेकंड अलग है, ये शाश्वत है। परंतु योग में ऐसा कैसे हो जाएगा? आपका ध्यान और मेरा ध्यान दोनों अलग है, आपकी मुदिता और मेरी उपेक्षा, ये दोनों अलग है। आपकी धारणा और मेरी धारणा अलग है, आपका प्रत्याहार और मेरा संयम दोनों अलग है। तो मैं विज्ञान होने का दावा कर ही नहीं सकता। अब आते हैं कला पे, फिलॉसफी पे। व्हाट इज फिलॉसफी? दैट इज योर दर्शन। जो आपका दर्शन है वो आपका दर्शन है, जो मेरा दर्शन है वो मेरा दर्शन है। अब मेरे दर्शन को आप गलत कहेंगे और आपके दर्शन को मैं गलत कहूंगा, तो अगेन मैं योग का विद्यार्थी नहीं हुआ, क्योंकि योग इन सारी बातों से डिनाई करता है। योग ये नहीं कहता कि हम जो है एक दूसरे को गलत साबित करें। जैसे सांख्य वाले कहते हैं कि चारवाक गलत है, चारवाक वाले बोलते हैं सांख्य गलत है। तो ऐसे में योग क्या करता है? योग तटस्थ हो जाता है
है ना। योग बोलता है कि तुम आपस में लड़ो मरो, योग ने कभी किसी पे टिप्पणी नहीं की है। आप ये बात देखिए, योग के विषयों को उठा के देखिए, सांख्य के कितने तत्व हैं? 25 तत्व हैं। पुरुष, प्रकृति, उसके बाद अहंकार आता है, अहंकार महत, महत के बाद बुद्धि, उसके बाद पंच महाभूत, है ना, इस तरीके से पंच तन मात्राएं, ऐसे ऐसे करके 25 तत्व हैं। परंतु उनमें से चारवाक डायरेक्ट मना कर देता है कि नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं, ये सब झूठ बोल रहा है, ये सांख्य दर्शन का ऐसा कुछ सिस्टम है नहीं, ये पुरुष प्रकृति का कुछ नहीं, जो करना है इस जीवन में करो, ऋण लो, घी पियो और मरो, मर के खत्म हो जाओ, बात खत्म। उसके बाद का कोई नहीं जानता, ये सांख्य वाला भी नहीं जानता। योग पे चारवाक ने नहीं कहा कि नहीं नहीं नहीं, योग का ये आसन गलत है, ये सिस्टम गलत है। तो आप ना, आप पे किसी ने टिप्पणी की और ना आप किसी पे टिप्पणी कीजिए, है ना। तो ना तो आप दर्शन बचे और ना बचे विज्ञान, तो बचे क्या? जो चीज ना दर्शन है ना विज्ञान है, वही आध्यात्म है। तो जब आप आध्यात्म को जान गए, जब आप ये जान गए कि आपको किसी को इंप्रेस नहीं करना है, तो आपको ये फॉर्मूला जो गिफ्ट हुआ है ना, इसको याद रखिएगा। गिफ्ट दीजिए, गिफ्ट लीजिए, यही गिफ्ट का फॉर्मूला है। दैट इज गोल, इंटरेस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, टाइम ऑफ प्रैक्टिस, वेट एंड एज। उल्टा मैंने लिखा है, आप इसको उल्टा याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्लाइंट्स के लिए आपको क्लास डिजाइन करने के लिए, फिर आप बनाइए कॉपी, उसमें रखिए अपना गोल, उसका लिखिए नाम, उसका लिखिए उम्र, उसका लिखिए वजन, उसका टाइम ऑफ प्रैक्टिस, कितने समय में इस क्लास को टैकल कर देनी है, अपना टारगेट सेटल रखिए, किन किन आसनों का चयन करना है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी का आप प्रतिशत निर्धारित कीजिए, 100% में आप उसको कितना मार्क्स देने वाले हैं, उसका इंटरेस्ट देख लीजिए। 2-4 क्लास में आपको उसकी औकात पता ही चल जाएगी कि ये कितना आलसी है ना, कि क्या कहते हैं निगेटिव। देखिए कुछ क्लासेस में आप जाके नेगेटिव फील करते होंगे, अरे यार बड़ा नेगेटिव नेगेटिव है ना, ये कक्षा अच्छी नहीं है। कुछ लोगों से आप मिलकर सोचते होंगे कि ये क्लास बड़ी अच्छी है ना। कुछ लोगों के पास आप बड़े रौनक से जाते होंगे, रोचकता से कि अरे वाह उनकी क्लास लेनी है। यस, बेशक आप थके हुए हो, लेकिन आप जाते होंगे बड़े उत्साह से। और कुछ लोगों के आप खुद ही मरे मरे से जाते होंगे। तो ये आपको निर्धारित कराना है, जहां मरे हुए की हालत आने शुरू हो जाए, उस कक्षा का त्याग कर दीजिए। कक्षाओं का त्याग करना भी बड़ा सही समय पे बड़ा उपयोगी होता है, और किसी किसी लोगों से आपको क्या कहते हैं उस कक्षा को अनुरूपित कराना होता है। ये व्यवहार पे निर्भर करता है। और ये बात याद रखिए कि बेशक आप योग अध्यापक हैं, लेकिन उसके पहले भी आप क्या है, मनुष्य हैं। और मनुष्यता हमेशा कुछ गुणों को लेके चलती है, चाहे आप भगवान के अवतार भी क्यों ना हो, है ना। तो मनुष्यता अपने गुणों को लेके चलती है। तो मनुष्यता के गुणों का भी आपको स्वीकार करना ही होगा। मनुष्यता का भी कुछ गुण है और अवगुण है, तो आप उसको स्वीकार कीजिए और फिर अपने कॉपी को तैयार कर लीजिए। अब आपकी कॉपी तैयार हो चुकी है। कॉपी के तैयार होने के बाद टाइमिंग्स ऑफ आसनास की बात आती है, क्या कराना है, कितने समय कराना है। Sometimes we invested all our time in asana and we didn't give a single time for pranayama, or we provide only 1 or 2 minutes for pranayama. ये बड़ा बड़ा मतलब बेतुका बात है। बेतुकी बात का मतलब ये है कि आपने कक्षा निर्धारित की, आपको जाना है क्लास कराने, इतने ज्यादा फोकस हो गए आसनों के चक्कर में कि कंटिन्यू करते चले गए। 1 घंटा आपने समाप्त कर दिया और आपको पता चला अरे अब तो समय समाप्त होने वाला है, चलो चलो ठीक है शवासन में लेट जाओ। शवासन में लेट के उठाया, बोला चलो अनुलोम विलोम फटाफट फटाफट कीजिए। 4 बार आदमी फूका, उसका हाथ नीचे हो गया। अब आपने क्या देखा कि ये व्यक्ति प्राणायाम ज्यादा देर तक नहीं कर पा रहा, इसका इंटरेस्ट नहीं जग रहा, तो आप उसको बोलते हैं भ्रामरी कर लो। अब वो भ्रामरी किया, उसके बाद आपने बोला चलो शांति पाठ करते हैं, कक्षा समाप्त। ये कक्षा आपने डिजाइन की है। इस कक्षा, ऐसी कक्षा की डिजाइनिंग के कारण आप ये बात जान लीजिए कि आप अपने आप को प्रताड़ित कर रहे हैं, ठीक है ना। ये कक्षा आपको गर्त में ले जाएगी और उस बच्चे को तो ले ही जा रही। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। हमें सारा का सारा समय आसन में ही नहीं इन्वेस्ट करना है, हमें प्राणायाम का भी ध्यान रखना है, हमें वार्म अप में कुछ समय देखना है, हमें 10 से 15 मिनट वार्म अप के लिए चूज करना है, अगला 30-35 मिनट 40 मिनट हमें आसनों के लिए चूज करना है। उसके बाद इसमें कुछ कुछ 2-3 ब्रेक्स भी रखने हैं, 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक का ब्रेक हमेशा रखिए आप, जब भी एक सीरीज खत्म होती है। देखिए अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ ये मामला चल क्या रहा है। जैसे मान लीजिए आप किसी कक्षा में प्रवेश किए, तो सबसे पहले आपने क्या किया, मंत्र मंत्र जप जो है, मंत्र जप मम दृढ़ विश्वास, है ना। ये रामायण में एक बात आई है कि मंत्र जपने में बड़ा विश्वास है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि मंत्र जप मम दृढ़ विश्वास है। भक्ति के प्रकार आप देखेंगे तो भक्ति जो है वो 9 प्रकार की होती है, गीता जी में भी बताया गया है और रामचरितमानस में भी भक्ति के प्रकार का वर्णन है। तो जब भक्ति के प्रकार को आप देखेंगे तो उसमें बताया गया है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, द्वितीय भक्ति मम कथा प्रसंगा, है ना। मेरी मतलब मेरे भक्तों का संग करो, फिर भक्ति मेरी मेरी कथाओं के विषय में बात करो। इसी में एक बात आती है कि आप जब भक्ति में, जब आप मंत्र जपते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास,
है ना। मंत्र जब मंत्र जपना आप शुरू कर देते हैं तो क्या कहते हैं उस समय जो है आप क्या कहते हैं ईश्वरीय सत्ताओं के साथ में एकाकार होते चलते चले जाते हैं। और जब ईश्वरीय सत्ताओं में एकाकार हो जाते हैं उसके बाद आप अब ऐसा भी नहीं कि मंत्रों में ही 5 मिनट 4 मिनट जो है वो आप लेते चलते चले जाओ। किसी को नवधा भक्ति पता है तो मैं बताइए, मैं बता देता हूँ आपको। नवधा भक्ति में पहला है श्रवण कीर्तन, है ना, स्मरण हो गया, पाद सेवन हो गया, अर्चन हो गया, दास्य भाव यानी दास बन के रहना हो गया, साख्य भाव यानी मित्र बन के रहना हो गया, और वंदन हो गया, और आत्मनिवेदन। ये 9 भक्तियां जो है, अभी किसी ने मेरे से चैट बॉक्स में लिखा कि मेरे को 9 भक्ति जो है वो बता दीजिए, तो मैंने ये 9 भक्ति जो है वो बता दी। आप इसको वापस से जो है समझ सकते हैं। और रामचरितमानस में क्या है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति यमान, चौथी भक्ति मम गुणगन करहि कपट तजिगान, है ना। इस तरीके से रामचरितमानस में भी ऐसी भक्ति का प्रकार बताया गया है। तो आपको इसमें मंत्र जाप का चयन करना है। अब मंत्र जाप में देखिए मंत्रों का भी बड़ा सिद्धांत है। आपको मंत्र योग सीखना होगा कि किस मंत्र का प्रयोग कहाँ किया जाना चाहिए। जैसे अब ये नहीं है कि आप किसी कक्षा में पहुंच गए और वहां जाके बोलने लगे कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे ओम ग्लूं हों क्लीं जुंसा ज्वाले ज्वाले ज्वाला ज्वाला प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे ज्वाला हंग संग लंग संग फट स्वाहा। क्लाइंट भगा देगा आपको, कह रहे ये तो तांत्रिक आ गया मेरी क्लास में। वो बोलेगा दफा हो जाओ मेरे घर से, क्योंकि आपको उसको लगेगा कि ये तंत्र मंत्र कर रहा है मेरे साथ में। तंत्र बीज मंत्रों का प्रयोग बिल्कुल वर्जित होता है आसनों के प्रयोग के दौरान। आप सौम्य मंत्रों का चयन कीजिए, ठीक है ना। जैसे क्या कहते हैं गायत्री महामंत्र सर्वाधिक सौम्य मंत्र बोला जाता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस तरीके के मंत्रों का, और ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जिनका आप चयन बड़े स्थिरता पूर्वक कर सकते हैं। तो मंत्रों का चयन हो गया। इसके बाद शुरू होती है वार्म अप की परिविधा। वार्म अप देखिए 3 तरीके से करा सकते हैं। पहला वार्म अप होता है कि आप उस व्यक्ति को स्टैंडिंग पोस्चर में कराएं। देखिए मंत्र कभी भी खड़े होकर मत जप करवाइए, उसको पहले बैठाइए, व्यक्ति को, क्लाइंट को आप बैठिए, आसन लीजिए, और आसन में पद्मासन सुखासन जो भी आसन लगता है उसको लगवाइए, और फिर मंत्र में ईश्वर को बुलाइए। और जब आप मंत्र बोलते रहिए, गुरु मंत्र भी चलेगा। जब आप मंत्र बोलिए तो एक बात हमेशा याद रखिए, आप मंत्र मत बोलिए, आप तो भगवान को की दुहाई कीजिए कि हे भगवान, मैं ठहरा बड़ा मूर्ख व्यक्ति, आप मेरी सहायता के लिए आ जाओ। और ये कक्षा पूरी तरीके से आपको समर्पित है। क्योंकि देखो ऐसा ना, आपको पता नहीं है, मेरे को एक क्लाइंट मिला जिसके हाथ में जो है वो 3-3 स्टंट लगा पड़ा था, और वो बोला मेरे को सर पतला होना है। वजन कितना, 90 किलो। उसको बहुत सारी बीमारियां और होती चलती चली जा रही थी, शुगर वगैरह। मैंने बोला कि अगर इस व्यक्ति को मैंने कुछ भी कराया तो इसका ये जो स्टंट है ना, ये फेल मारेगा मारेगा, और ये इधर ही जय हिंद जय भारत इस व्यक्ति का होना तय है। तो मैं प्रतिदिन यही भाव करता, मैं जाता, मैं बोलता हे गुरुदेव, आपका दिया हुआ जो भी है सो है, इनका ध्यान रखिएगा। मुझे नहीं पता कि ये कब बैठ जाए, क्योंकि ये जोश में आ जाते हैं, और जोश में आने के साथ कुछ भी करना शुरू कर देंगे, बस बोलेंगे नहीं सर आज मैं 20 बार सूर्य नमस्कार करूंगा। अब बताइए आप कैसे कंट्रोल करेंगे ऐसे व्यक्तियों। तो आपको पहले ये भी तय करके रखना है, वार्म अप का विधान बड़ा संयमित है। वार्म अप का विधान, पहले आपने मंत्र बैठा के करा लिया, अब आपको वार्म अप कराना है, या तो आप खड़े होके कराइए या बिठा के कराइए। लिटा के वार्म अप कभी मत कराइएगा। लिटा के वार्म अप थेरेपी में कराई जा सकती है। थेरेपी का मतलब होता है जब आप, जैसे मान लीजिए कोई पैरालिसिस पेशेंट है ना, किसी को कोई पैरालाइज्ड हो गया और आपको वार्म अप कराना है। मान लीजिए मेरे पास एक क्लाइंट थे जिनको डायमेंशिया था। डायमेंशिया का मतलब दिमाग की एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पे वो बातों को सुन सकते हैं, बोल नहीं सकते, और बोलने की का जब प्रयास होता है तो बहुत ज्यादा उनके अंदर जो है प्रेरणा आ जाता है। वो बहुत मतलब घबराते हुए बोलना शुरू करते हैं, और वो बात आप समझ नहीं पाएंगे कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं। और वो अगर हाथ ऐसे कर दिए तो आप उनके हाथ को सीधा नहीं कर पाएंगे, है ना। इतनी ताकत आ जाती है, मसल्स बहुत रिजिड हो जाती है डायमेंशिया में, और आप चाहे कितनी ताकत लगा लीजिए आप उसको सीधा नहीं कर सकते। और वो क्लाइंट जब चाहेगा वो बड़े आराम से ऐसे उठा के इधर का इधर कर देगा, डायमेंशियल कंडीशन। अब आप उस व्यक्ति को वार्म अप कैसे कराएंगे, मेरे पास ऐसा भी केस रहा है। तो मेरे को क्या करना पड़ता था, मैं जाता था उनके बेड पे बैठता था, चुपचाप से पहले बेड को पवित्रीकरण के द्वारा उसको ठीक किया जाता था। क्योंकि हम लोग का योग में कुछ, जब आप मंत्र योग के विषय में जान जाएंगे, आपको करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु जब आप मंत्र योग जान जाएंगे तो आप इन व्यवस्थाओं को बड़े आराम से सेटल कर सकते हैं। मैं क्या करता था, उनका पैर अपने गोदी में रखता था और उनकी उंगलियों को अप एंड डाउन करता था अपने हाथ से, फिर उनके हाथ को उठाता था, उनके हाथ को करता था, फिर गर्दन, अब ऐसे ऐसे अपने सूक्ष्म व्यायाम के वार्म अप को मैं फॉलो करता था।
ऐसा नहीं है कि उनको कुछ नहीं, फिर उनसे क्या कराते थे, उनको लिटा देते थे, सर्वांग आसन कराने की कोशिश होती थी, है ना, सर्वांग पुष्टि कराने की कोशिश होती थी। इस तरीके के आसनों का चयन मैं करता था और मेरा पूरा का पूरा 1 घंटा जो है वो बड़े आराम से निकल जाया करता था और वो बहुत हद तक ठीक होते रहे। हालांकि कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनमें ठीक होने की संभावना नहीं होती। मैंने उनसे बोला भी, उनके घर वालों से, कि सर ऐसा है, ये ठीक होंगे नहीं, लेकिन यदि आपको फिर भी लगता है, तो बोले नहीं सर, मेरे को तो सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी करानी है कुछ। मैंने बोला ठीक है, मेरा धर्म है ये कि मैं किसी को डायरेक्ट मना ना करूं, मेरा काम है कि कराना तो मैं करा दूंगा। और कुछ क्लासेस में हम लोग जो है वो गुरु, मतलब गुरु के समान लोग इज्जत देने लगते हैं कई बार कक्षाओं में, कि अरे गुरु जी आ गए आ गए। और कई कक्षाओं में जिस प्रकार आपने सुना होगा, जो लोग घरों में जाते हैं, इस बात को मैं हमेशा बोलता हूं और अभी भी बोल रहा हूं, कई बार घरों में लोग अपनी इज्जत खुद ही बनाते हैं। ये डिसाइड कौन करता है जानते हैं? उनके घर का नौकर। जैसे आप टिंग टोंग कीजिए किसी के घर पे जाके, वो पता क्या बोलेगा? उनके मालिक ने पूछा कौन आया है, वो बोलेगा सर चाय वाला आया है, दूध वाला आया है, रेडी वाला आया है, योगा वाला आया है। अब आपने अगर योगा वाला शब्द यूज करवाया है, तो इसकी योग्यता जानते हैं किसने दी है? वो बेचारा, वो कार्यकर्ता जो उनके घर का सहायक है, परिचारक है, उसने कभी ये नहीं सोचा कि वो आपको इस तरीके से बोलेगा। आपने अपना हुलिया ऐसा बना रखा है, आप टी शर्ट पहन के स्पाइक में बाल बना रखे हैं और जा रहे हैं, क्या कहते हैं, हार्ले डेविडसन से क्लास लेने के लिए, और उतर के पहुंचते हैं कक्षा देखने के लिए, तो वो क्या बोलेगा? सर योगा वाला आया हुआ। आप कुछ भी कर लो, आपका सम्मान क्या? वहीं आप कुर्ता पहन के बढ़िया से, मतलब एक सज्ज भाव से जाते हैं और उत्कृष्ट भाषा शैली का प्रयोग करते हैं, तो वो बोलेगा सर गुरुजी आए हैं। ये गुरुजी से योगा वाला, अब आपको क्या बनना है ये आप डिसाइड कर लो, ठीक है। फिर बात आती है वार्म अप को डिसाइड करने की। वार्म अप में स्टैंडिंग पोस्चर्स के कई सारे वार्म अप होते हैं, गर्दन को अप एंड डाउन करना। वार्म अप में हमेशा आपको सहस्रार वाली व्यवस्था को सेटल करना है। इससे ये नहीं कि उंगलियों से शुरू कर दिया, सूक्ष्म व्यायाम में लोग उंगलियों से शुरू कर देते हैं। मेरा मानना ये है, मेरे पास इसके वाजिब कारण भी है, कि जब आप अपने इस केमिकल को मूव कराते हैं, लगातार गर्दन ऊपर नीचे होती है, तो इसका बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलता है आपके शरीर के ऊपर, क्योंकि जो रक्त प्रवाह है वो पूरी तरीके से संतुलित होना शुरू हो जाता है। देखिए, शरीर में एक सीएनएस सिस्टम जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, वो आपके अंदर क्या कहते हैं, बहुत सारे पेन को, पीड़ा को अपने अंदर संजो के रखता है, वो आपको देता नहीं है। जैसे स्पाइन में मैं आपको ये सिद्ध कर दूंगा कि आपके स्पाइन में अभी भी दर्द होगा। अगर मैं कुछ आसन बताऊंगा तो आपको महसूस होगा कि आपको वहां दर्द है। असल में वो दर्द अभी तुरंत नहीं हुई है, वो पिछले कई आसनों के कारण से है, परंतु सीएनएस सिस्टम आपको बताता नहीं है, वो सेल्फ हीलिंग में लगा रहता है। इसलिए जब आप गर्दन ऊपर नीचे शुरू करते हैं, तो वो रक्त के प्रवाह को, केमिकल्स को सेटल डाउन करना शुरू हो जाता है और दिमाग आपका रेडी हो जाता है कि चलिए ठीक है, आसनों को अब करना शुरू करते हैं। फिर आप उस व्यक्ति को खड़े होने की सीरीज में करा रहे हैं, तो खड़े होने के आसन को कराइए। जैसे ताड़ासन की सीरीज हो गई, जैसे वृक्ष आसन की सीरीज हो गई, है ना, जैसे क्या कहते हैं पार्श्व कोण आसन हो गए या त्रिकोण आसन हो गए, इनकी पूरी सीरीज होती है। ताड़ासन में कई प्रकार से ताड़ासन कराया जाता है। सांस के कंट्रोल के साथ कराना है, बैलेंसिंग के लिए कराना है, स्ट्रेचिंग के लिए कराना है ना, वो आपको डिसाइड करना है कि आप किस लिए वो योग कराने जा रहे हैं। फिर उसके बाद सौम्यता से आप उनको बिठाइए। बिठाने के भी कई सारे प्रक्रम है। एक हो गया कि आप जो है वो तितली वाली पोज, यानी बटरफ्लाई वाली पोज में वो करा दिए। अब तितली आसन शब्द गलत है, ये ऐसे उल्टे सीधे नाम मत लिया करो। एक दिन एक मैंने देखा, चैंपियनशिप वालों ने नाम दे दिया मरोड़ आसन। तो मरोड़ वरोड़ ये सब नाम अच्छे नहीं है। जो क्लासिकल योगी हो ना आप लोग, तो क्लासिकल नाम लेने की कोशिश करो। देखो कि आपके पास कौन कौन से क्लासिकल नाम है और उन्हीं क्लासिकल नामों का चयन कीजिए आप। यदि आपके पास कोई नाम नहीं है, तो आप उस नाम को ढूंढिए। क्लाइंट के सामने एक आधा नाम ही लिया जाता है, ये भी याद रखिए। ये नहीं कि सारे, देखो सारी दवाई, डॉक्टर जो है वो आड़ी तिरछी भाषा में क्यों लिखता है, क्या कहते हैं, दवाओं का नाम? इसलिए लिखता है कि कहीं आप उस दवा का गलत इस्तेमाल ना करने लग जाओ। और यदि आपको पता चल गया कि वो ले दे के पैरासीटामोल और एमोक्सिसिलिन दे रहा है खांसी में, तो अगली बार जितनी बार खांसी होगी, हर बार आप वही दवा लेके नहीं आ जाओगे क्या? वो इसीलिए उल्टी सीधी भाषा लिखता है कि आप इसको समझ ही ना पाओ कि आप ये खरीदना क्या है और कब कब खरीदना है। आपको किसी को नहीं पता होगा कि आपको जब भी क्या कहते हैं वो दिया है, एंटीबायोटिक दिया है, तो वो कौन सी कंपनी का दिया है और इन एंटीबायोटिक्स में अंतर क्या होता है, क्योंकि वो क्या करता है, उनको उनको पता है। तो ऐसे ही आप भी डिकोडेड मत रहिए। हर आसन का नाम आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कक्षाओं में। एक आधा नाम लेते रहिए, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि आप उन आसनों को कितना जानते हैं। देखिए, मैं ये बात दो कारणों से कह रहा हूं। एक तो ये कि आपको नाम नहीं लेना है, पहला ये, और दूसरा ये कि क्या आप उस आसन की परिभाषा को जानते हैं।
हठ योग प्रदीपिका में कितने आसनों का वर्णन है, घिरण्य संहिता में कितने आसनों का वर्णन है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने आसनों का वर्णन है, और इन सारे आसनों में कॉमन आसन कितने हैं, और आपकी कक्षा की प्लानिंग के वो आसन कितनी बार आते हैं, ये भी आपको जस्टिफाई करना है। क्या आपको पद्मासन की परिभाषा आती है, पद्मासन किसे बोलते हैं, उसके लगाने की प्रोसेस क्या है, हठ योग प्रदीपिका या घिरण्य संहिता जिसमें मयूर आसन का भी नाम आता है, तो मयूर आसन का नाम आपको पता है? आपको तो सिर्फ इतना पता है। सर आप बोल सकते हो सर क्यों ना बताऊं मैं ये नाम, तो बताओ भाई, लेकिन क्या तुमको उसकी परिभाषा पता है? तो पहले अपने ज्ञान को पूर्ण कीजिए। जब आपका ज्ञान पूर्ण हो जाएगा तो आप डेफिनेटली उस व्यवस्था क्रम को आगे लेके चल सकते हैं। ठीक है, जब आप ये कार्यक्रम आसनों का चयन कर लेंगे, फिर बिठा के आसन, फिर लिटा के आसन। लिटाने वाले में क्या होता है, या तो आप प्रोन लिटा दीजिए, प्रोन का मतलब पेट नीचे की तरफ हो जाएगा, है ना, या आप ऊर्ध्वाधर लिटा दीजिए जिसमें कि क्या कहते हैं पेट ऊपर की तरफ होगा, सांसारी होगी। इन दोनों शैलियों के कुछ आसनों को कराइए, शवासन कराइए, प्राणायाम कराइए, मेडिटेशन कराइए, और या मेडिटेशन कराने और मेडिटेशन और प्राणायाम में भी अंतर है, इस विषय पे भी अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि ये इन दोनों में भी क्या अंतर है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि कक्षा को आप प्लान फिगर आउट कैसे कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद यू कैन सफल दीज टाइमिंग्स, आप अपने टाइमिंग्स को सफल कर सकते हैं। 35 मिनट से ज्यादा आसन मत कराइए। देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से याद रखिएगा, कंजूस बनिए। कंजूस समझते हैं? आसनों में जितने ज्यादा कंजूस रहेंगे, कक्षाओं के चलन में उतने ज्यादा सफल रहेंगे आप। कहने का मतलब ये है कि यदि आपने कंजूसी नहीं की, मान लीजिए आप एक कक्षा में गए और एक ही दिन में आपने उसको 20 आसन करा दिया, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, भुजंगासन, पार्श्व कोणासन, त्रिकोणासन, सब फटाफट फटाफट फटाफट, तो अगले दिन फिर वही सब कराएंगे। एक महीने में आपने अपने सारे ज्ञान का को उड़ेल दिया। देखो, ये सब कहने की बात है कि 84 लाख और 82 लाख और 72 करोड़ और 76 करोड़ और कितना कितना सब आसन है ना, ये सब तो आपको पता ही होगा, है ना। ये सब बस बता दिया जाता है कि जितनी योनियां हैं उतने आसन है। आप में से कोई ऐसा विद्वान बैठा है जो इन सारे आसनों का नाम गिना दे मेरे को? ज्यादा से ज्यादा आप सारी किताब देखो, हवाबाजी में गिनाने वाला काम नहीं। एक किताब, एक ने वो यूरोप का एक लड़का है, उसने क्या किया, 2400 आसनों की किताब जो है फोटो खींच के बनाई है, वो बेचता है बड़े अच्छे तरीके से, 5 3,500 2,000 की किताब है वो। मैं ये कहता हूं कि आपके पास क्लासिकल टेक्स्ट कितने हैं, क्लासिकल टेक्स्ट जिसमें आसन आता है? भाई घिरण्य संहिता, हठ प्रदीपिका, सिद्ध सिद्धांत और क्या कहते हैं शिव संहिता, गोरख संहिता, यही सब तो है आपके पास। 4 5 किताबें जिसमें आसनों का नाम आता है, उसमें भी आपस में ही लड़ रहे हैं सब, है ना। घिरण्य संहिता जिन आसनों को बोलते हैं ये आसन जरूरी है, हठ योग प्रदीपिका नहीं बोलते, बोलते ये नहीं ये जरूरी है ना। उसके बाद फिर वो योग रत्नावली वाला बोलता है कि ये कपालभाति का सिस्टम अलग है, ये षटकर्म नहीं है, एक बोलता है कि नहीं षटकर्म है। तो ये आपस में लड़ मरेंगे, है ना। आपके यहाँ जो ताड़ासन है भारत के दक्षिणी भाग में, वो हमारे यहाँ के ताड़ासन से अलग है। मेरे यहाँ जो गोमुख आसन है वो आपके यहाँ अलग है ना। तो ऐसे अब नामों का अंतर भी बड़ा अलग अलग है। एक इंटरव्यू में गया, मैंने बोला कि ये क्या कहते हैं व्याघ्रासन करके दिखाओ, वो कुछ और करके दिखाओ। मैंने बोला ये व्याघ्रासन नहीं है। बोले सर मैं सिद्ध कर दूंगा। बोले सिद्ध करो। अब बोले क्या आगे किताब है। अब वो पता नहीं कौन सा लेखक था, मैंने उसको, उस किताब का ISBIN नंबर भी नहीं था। हर किताब का एक नंबर होता है, ISBIN नंबर, वो नहीं था। वो किसी ऐसे ही चलते फिरते वो रेडी पटरी से उसने खरीद ली थी कि क्या कहते हैं योग आसनों से मोटापा करे कम, जो ये ट्रेन में नहीं बेचते हैं सब योग आसनों से ABCD वाली किताबें और इस तरीके की, उसने वहां से खरीद रखी थी। बोला सर देख लो। अब बताओ मैं क्या बोलूं ऐसे व्यक्ति को। तो आप एक बात याद रखिए, क्लासिकल टेक्स्ट को प्रेफर कीजिए। हाँ, वेरिएशंस आपके ऊपर निर्भर करता है, आप कितने वेरिएशन को जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं भुजंग आसन करा रहा हूं, तो मेरे पास भुजंग आसन का 5 वेरिएशन है। भुजंग आसन का वेरिएशन क्या क्या है? जैसे मैंने भुजंग आसन पहले क्या कहते हैं पूरे हाथ को जमीन पे किया, यानी कि हैंड जो है वो स्ट्रेट है, फिर मैं कमर से मुड़ा, उसके बाद मैं हाथ को ऐसे ऐसे आधे से मोड़ दिया, फिर मैं ऊपर की तरफ मुड़ा, मैं पैर को साइड में उठाया, मैं पैर को पीछे की तरफ से मोड़ लिया, घुटने से मोड़ लिया, है ना। इस तरीके के 4 5 वेरिएशन भुजंगासन में क्रिएट किए जा सकते हैं। ये आपको योग्य बनाता है, ये आपको ये बताता है कि आप में आसनों की समझ कितनी है, और आप टारगेटेड मसल्स पे काम कर सकते हैं। टारगेट को ढूंढिए, किस मसल और किस अंग पे कार्य करना है, दैट इज प्राइम टारगेट। बियॉन्ड ऑफ कि आप किसी पर्टिकुलर आसन पे कार्य करा रहे हैं, अनटिल अनलेस आप उस व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्ग पे प्रेरित ना कर रहे हो तब तक। ये बात याद रखिए, आध्यात्मिक मार्ग में के प्रेरण में आसनों के आध्यात्मिक स्वरूप का लाभ अनिवार्य है, परंतु जब आप लौकिक लाभ प्राप्त करने के लिए आसनों का अनुप्रयोग कर रहे हैं, तो आपको आसनों का अनुरूपण भी उसी व्यक्ति के शरीर के अनुरूप करना चाहिए।
एग्जाम्पल, लौकिक और आध्यात्मिक लाभ क्या है? अब ये भी बड़ा विषय है। लौकिक लाभ का मतलब ये है कि मेरे को जी मेरा जो है वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, आईबीएस, तो मेरे को आईबीएस ठीक करना है। अब मेरी सारी की सारी मसल्स जो है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पे फोकस है। अब इसके इतर यदि मैं थाइस के ऊपर काम करूंगा तो मैं थाइस के माध्यम से आरबीसीज के ऊपर काम करना चाह रहा हूं, यानी कि ब्लड सेल्स के ऊपर कार्य करना चाह रहा हूं। मेरे को बाकी का रेक्टस फिमोरिस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। रेक्टस फिमोरिस एक मसल्स का नाम है, तो मेरे को उससे कुछ लेना देना नहीं। मेरा कार्य ही गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मसल्स पे, लीनिया एल्बा मेरी प्राइम मसल्स होनी चाहिए आईबीएस रोग में। तो आईबीएस में मैं अगर लीनिया एल्बा पे काम नहीं करूंगा तो अब लीनिया एल्बा के लिए आपके पास आसन ही क्या है? आसन है आपका टेक्स्ट, अगर आप क्लासिकल टेक्स्ट देखिए तो नौकासन आपके पास एक आसन बचता है, मयूर आसन आपको एक लीनिया एल्बा पे डायरेक्ट इंपैक्ट दे देगा। और कौन सा आसन बचता है? अब आप पता क्या कराएंगे? आप कराएंगे उसको पद्मासन, और पद्मासन में यदि आप उसके दोनों हाथ को सामने की तरफ झुका देते हैं तो भी वो लीनिया एल्बा पे ही काम करेगा। यदि आप पद्मासन में मयूर आसन लगवा देते तो भी वो लीनिया एल्बा पे ही काम करेगा, है ना। आप उसी यदि उस व्यक्ति को पद्मासन लगवा के और सिर्फ खड़ा करा देते कि पद्मासन में जो है वो खड़े हो जाओ और हाथ दोनों सामने की तरफ रखिए आप, तो भी वो लीनिया एल्बा पे काम करेगा, थाइस पे तो काम कर ही रहा है। तो आपको ये देखना है, और ये बुद्धिमत्ता आपको अभ्यास से आएगी या उचित अध्यापक के साथ में कार्य करके आएगा, जो आपको वेरिएशन सिखा सके। वेरिएशंस क्रिएट करना ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है। एक कलाकार है, आप सोचिए, मान लीजिए मेरी छवि बनानी है और आप कलाकार हैं, मैं बोलूं कि मैं स्टिल बैठा हुआ हूं, आप मेरी एक प्रतिकृति बनाइए, है ना, एक छायाचित्र बनाइए। तो आप छायाचित्र पहली बार जब बनाएंगे तो मेरा जो बनेगा वही छाया प्रति आप ठीक 10 मिनट बाद बनाएंगे तो जरूर कुछ ना कुछ अंतर आप बना देंगे। यही खास बात होती है कला की। जो आर्ट होती है ना, योगा इज अ आर्ट, है ना। अभी मैं कह रहा था ना कि ये फिलॉसफी है कि साइंस है, नहीं, योग का आसन जो है वो एक कला है, और आपको इस कला में पारंगत होना ही होगा। और ये पारंगतता तब आएगी जब आप वेरिएशन बनाना जानते हो। वेरिएशन के बिना आपकी कक्षा कभी लंबी नहीं खिंच सकती है, और आप थोड़े दिन बाद बोरिंग टीचर साबित हो जाएंगे। वियतनाम में लोग 8-8, 9-9, 10-10 साल से उसी सेंटर में योगा सिखा रहे, एक ही क्लाइंट आई जा रहा है बार बार। क्यों आ रहा है जानना है? क्योंकि उसने हमेशा अपने पास जो है कुछ ना कुछ छुपा के रखा हुआ है। एक अध्यापक के पास एक गुरु होने का गुण जान लीजिए। गुरु होने का मतलब, गुरु का मतलब ये नहीं कि बहुत सम्मानित वो वाला गुरु नहीं। गुरु का अपोजिट जो शब्द होता है वो होता है लघु। तो गुरु का मतलब, यदि आपको वृहद बनना है, बड़ा बनना है, तो आप एक बात हमेशा याद रखिए कि आपके पास एक ऐसा तीर हमेशा छुपा के रखिए जो अर्जुन के पास ना हो, तब आप द्रोण हैं। यदि आपने द्रोणाचार्य बन के और सारा का सारा तीर अर्जुन को दे दिया तो अर्जुन आपको मार देंगे, ये बात याद रखिए। अर्जुन ना मार सके, है ना, कोई जो है द्रुपद पुत्र जन्म ले, द्रुपद पुत्र का मतलब आप समझते हैं ना, शिखंडी का भाई, वो जन्म ले आपके हत्या के लिए, तब तक आप गुरु हैं। नहीं तो यदि आपने सब कुछ दे दिया तो अर्जुन ही मार देगा। युद्ध तो होगा, और ये बात याद रखिए कि भगवान जो है वो ऐसे युद्धों में हमेशा ये नहीं कहते कि आप युद्ध मत करो, वो बोलते कर लो, अपने गुरु से युद्ध कर लो। तो जब आपका युद्ध आपके शिष्य से हो गया तो आपको जीतना है, ये भी अनिवार्यता बनाए रखिए। ऐसा मत नहीं कि गुरु जो है वो गुड़ ही रह जाए और शिष्य चीनी हो जाए। चीनी हो जाए बहुत बढ़िया है, लेकिन जब भी वो आपके समक्ष आए तो आपके पास कुछ ऐसा हो कि वो आपके सामने झुके और सोचे कि जरूर कुछ तो नया मिलेगा ही। और नयापन बनाए रखिए अपने अंदर, रोचकता बनाए रखिए, मोनोटोनस मत बन जाइए, बोरिंग कहीं के। बोरिंग अगर आप बन गए ना तो आपका काम उसी समय तमाम हो जाएगा। इसलिए आप मोनोटोनस बनने के बजाय कोशिश कीजिए कि जितना वेरिएशन पैदा कर सके। प्राणायाम में वेरिएशन मत कर देना भाई, पता लगे प्राणायाम में अगर आपने वेरिएशन कर दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, है ना। प्राणायाम, अच्छा इस पे देखो, अभी मैं आपसे बाद में सवाल पूछूंगा प्राणायाम से संबंधित। प्राणायाम में वेरिएशन मत करने लग जाना कि क्या कहते हैं, हमने बोला कि अनुलोम विलोम इधर से लीजिए, लेफ्ट से लीजिए, राइट से छोड़िए, राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए। आप बोले नहीं नहीं सर एक काम करो, लेफ्ट से लो और कान से छोड़ते हैं, है ना। कुछ लोगों के कान में छेद होता है तो वो उधर से हवा निकल जाती है। बोले सर मेरा अलग लेवल का प्राणायाम है। मेरे को एक मिला था, है ना, वो क्या करता था, वो सिगरेट पी के धुएं कान से निकालने की कोशिश उसकी थी। बोलता था सर मैं सांस लेता ना तो कान से हवा निकलती है मेरी। तो क्या ये भी प्राणायाम की श्रेणी में आएगा? मैंने बोला ये यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि तुम्हारे कान के पर्दे में यदि हल्का सा भी छेद है और हवा जो है वो अंदर गूंजती है और इधर निकलने की कोशिश कर रही है बार बार, तो वो प्राणायाम की श्रेणी में आएगा। बोले ये सर प्राणायाम नाकों से ही हो, ऐसा क्यों होता है? और ये कहाँ लिखा हुआ है, किस पुस्तक में लिखा हुआ है? आप जस्टिफाई कर देंगे क्या आप में से कोई ऐसा हो? ये नहीं हो सकता। प्राणायाम का मतलब प्राणों का आकर्षण है, प्राणों का आयाम है। प्राण 5 है, मुख्य 5 है, उप प्राण, और ये सारे के सारे आपके शरीर में वायु प्राण है, उसको आपके अंदर लेना है। बाकी बात आती है एनाटॉमी के ऊपर, तो एनाटॉमी आपकी क्या बोलती जानते हैं?
एनाटॉमी बोलती है कि चाहे इधर से सांस लो चाहे इधर से सांस लो, जाएगी वो फेफड़े के अंदर ही। तो चाहे आप इधर से लो और चाहे इधर से लो, दोनों व्यवस्थाओं में आपकी सांस घुसी किसके अंदर? रक्त के अंदर, ब्लड के अंदर। और ब्लड को ये लेना देना नहीं है कि आपने दाहिने वाले से लिया था कि बाएं वाले से लिया था, रोक के लिया था कि तेजी में लिया था, उससे क्या लेना देना उसको, है ना। वो तो उसको तो भाई देखिए, आप एक बात समझिए, आपके इस ट्रैकिया से होते हुए आपकी सांस जो है वो ब्रोंकियल ट्यूब्स में गई, ब्रोंकाइज में गई, और फिर एल्वोलाई सैक में गई, एल्वोलाई सैक के बाद रक्त में गई, उधर हीमोग्लोबिन से मिली, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाई, कोशिका में पहुंची, माइटोकॉन्ड्रिया ने एक्सेप्ट किया और उसके बाद उसको बर्न आउट कर दिया, आपको मिला क्या? एटीपी। अब इस प्रोसेस में आप मुझे ये बताइए कि दाहिने से लिया या बाएं से लिया, रोक के लिया या तेजी में लिया, इससे क्या लेना देना है उस एटीपी को? आपके एटीपी को तो सिर्फ आपको ऊर्जा मिलनी है ना। तो फिर ये प्राणायाम का सिद्धांत तो सारा का सारा धरा का धरा रह जाएगा। और ये जो योगी लोग इस विषय पे लड़ते हैं, युद्ध करते हैं कि नहीं नहीं जी, क्या कहते हैं, कपालभाति प्राणायाम नहीं है, कपालभाति क्रिया है, और ये नहीं है, ये नहीं, फिर तो क्या क्या मतलब निकला, है ना। फिर तो सब शून्य हो गया, सारा का सारा मामला ही शून्य हो गया, है ना। तो हमें जो है इस विषय को भी बड़ा ध्यान से समझना होगा। इस विषय पे मैं टिप्पणी करूंगा कि आखिर प्राणायाम का विधान है कैसा, क्यों प्राणायाम जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में डिफरेंस पैदा कर देगा। ठीक है, आइए आगे आगे बढ़ते हैं। मुझे नहीं लगता कि आज ही हम लोग इस पूरी कक्षा को समाप्त कर पाएंगे, क्योंकि ये विषय बड़ा लंबा है, बड़ा जबरदस्त है। टाइमिंग ऑफ प्राणायाम इन क्लास। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, मैं थोड़ा सा आप लोग को मौका देता हूँ, अनम्यूट करता हूँ। मुझे एक बात बताइए कि क्या हम लोग जो है वो आज ही इस टॉपिक को निपटा दें, या क्या कहते हैं 2 बारी टॉपिक आप लोग ले सकते हैं? 1 मिनट मुझे समय दीजिए, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। आस्क ऑल टू अनम्यूट। एक बार अनम्यूट करके देखिए तो जरा, अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या आप लोग? हाँ, यस सर। क्या करें, अभी अभी इसको कंटिन्यू करें, क्योंकि आगे तो जो है वो बहुत लंबा जो है वो विधान है। इस कार्यक्रम को 2 बार में भाग कर किया लेंगे जाएगा सर। तो ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि देखिए मैं आपको स्लाइड दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 जो है वो स्लाइड है। और 35 स्लाइड तीन का बार मतलब में मुझे कम से कम 3 घंटा और चाहिए। 3 बार सर में नेक्स्ट करिए, 3 बार में। हाँ सर 3 बार में क्लासेस कर ले सकते लीजिएगा। हैं। 3 बार में ही कर लीजिए। सर, हाँ हेलो हाँ, सर। जी जी जी, 3 बार में। सर कह रहे हैं कि ये स्लाइड हमें मिल सकता है सर, हम लोग को मिलेगा मिलेगा। व्हाट्सएप मेरा 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 सारा काम भैया समाज के लिए उपलब्ध है। स्लाइड शेयर पे जाइए और मेरा नाम अंकित कीजिए, ये मेरा नाम लिखा हुआ है, देखिए मेरा नाम अंकित कीजिए, आपको स्लाइडों का अंबार दिखेगा। मैंने जो भी कार्य किया है वो सब का सब स्लाइड शेयर पे डाल दिया है, और मैं इसको भी कहाँ पे डाल सर? कहाँ पे सर? स्लाइड शेयर एक वेबसाइट होती है, गूगल के ऊपर मिलती है। साइड से। चलिए ठीक है, फिर स्वीकार किया हमने। ये जो है बहुत सारे लोगों का मैसेज आया, हम 2 बारी में इस 2 से 3 बारी में इस वीडियो को समाप्त करेंगे। कल जो है एक अलग व्यक्तित्व का लेक्चर है। कल जो है वो इक्वाडोर का एक मेरा मित्र है, बड़ा शानदार व्यक्ति है, आष्टांगी है, आप उसको सुनिएगा। कल इसी समय जो है 8:30 बजे वो ज्वाइन कर लेंगे, तो आप उनको सुनिएगा। कल और परसों बीच में जो जिस भी दिन समय मिलेगा तो मैं इस क्लास प्लानिंग वाली व्यवस्था को और डिस्क्राइब करते हुए आगे लेके चलूंगा, क्योंकि देखिए विषय बड़ा जबरदस्त है, और ये विषय ऐसा है कि जिसको मैं बीच में नहीं छोड़ सकता, है ना। तो मतलब ऐसे अनायास ही बीच में नहीं छोड़ा जा सकता। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कक्षा की प्लानिंग में। यहाँ विदेश में आप ये समझिए, मेरे को कार्य करते हुए 4-5 साल हो गए हैं, अलग अलग देशों में, कई देशों में यात्राएं की हैं मैंने, और अभी भी वियतनाम में हूँ, इसके पहले दुबई में था, कई सारे देशों में अपना केंद्र चला रहा हूँ। तो इन सारी व्यवस्थाओं के पीछे सिर्फ एक चीज ये है, वो ये है कि हम लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं कुछ नया सीखने को, कुछ नया करने को, और साथ में संस्कृति के साथ में एनाटॉमी को जोड़ना, और एनाटॉमी के साथ में मॉडर्निटी को जोड़ना, मॉडर्निटी के साथ में भाषा शैली को जोड़ना, क्योंकि मेरे को 4 भाषाओं में योग सिखाना पड़ता है। अभी आपके साथ में हिंदी में वार्तालाप कर रहा हूँ, कहीं अंग्रेजी में कक्षा लेनी है, कहीं कहीं वियतनामी में कक्षा लेनी है, तो भाषाओं का भी अंतर है, वैदेशिक भाषाओं में भी बोलना है, और उसमें भी बहुत सारी लटपटाहट होती है। तो उन सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए यदि आपको योग्य शिक्षक बनना है तो ये यात्रा आपको जारी रखनी चाहिए। और मुझे अब आदेश दीजिए, क्योंकि यहाँ बज चुका है 11:30। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम फिर जो है वो समय अपना मतलब अपनी कक्षा को आगे कंटिन्यू करेंगे। और किसी को कुछ कहना है तो बताइए, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ तब तक।